जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलडी के ऊपर मैं जो है वो मिड टर्म के भी और फाइनल टर्म के भी सारे लेसन जो है ना वो बनाए हुए हैं। मिड टर्म के ज़्यादा हैं लेसन और फाइनल टर्म के जो है ना वो 5 लेक्चर्स में मैंने सारा मिड टर्म फाइनल टर्म का सिलेबस जो है ना वो डिस्कस किया। वो बड़ी तफसील से है। अगर तो आपके पास टाइम है तो वो 5 लेक्चर वो सुन लें आप सारे, और एक लेसन जो है ना वो आप ये सुन लें 6। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट करेंगे। मैं किसी को ये नहीं कहता पास होने की गारंटी, 100 नंबर की गारंटी, 80 नंबर की गारंटी। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को मुश्किल होने की वजह से छोड़ गए पढ़ना इसे, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टाइम नहीं मैनेज कर पाए और वो अब हार्ड टाइम के अंदर जो है वो CS 302 का पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप यकीन करें, अगर आप ये 1.5-2 घंटे की वीडियो है, इसमें मैंने पूरे सब्जेक्ट को आसान अंदाज में बताया है। पूरा सब्जेक्ट मैंने पहले लेसन से लेकर और तकरीबन 35-36 नंबर लेक्चर तक जो है ना वो इसमें मैंने चीज़ें सारी कवर की हैं। और इसके अलावा जो असल चीज़ है कि नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में बताया है। इसके अंदर किस तरह कन्वर्जन करनी है, लाजमी तौर पर आप अपने MCQs भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी DLD के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उसके बाद अगर आपका मिड टर्म है तो आप वो मिड टर्म वाले लेसन सुन लें। इसको सुनने के बाद अगर आपका फाइनल टर्म है तो फिर आप फाइनल टर्म वाले वो जो 4 या 5 लेक्चर है ना, जिसमें मेमोरी का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, और इसी तरह जो है वो रजिस्टर्स का टॉपिक है, एक रजिस्टर्स का नहीं, शिफ्ट ऑपरेटर्स का टॉपिक है, यानी वो हैं, वहाँ तक भी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। मेमोरी एलिमेंट कैसे बनते हैं, लैचेस क्या हैं। अब इसकी मैं आपको ना ज़रा ओवरव्यू बताता हूँ। स्टार्ट किया मैंने डिजिटल और एनालॉग की रिप्रेजेंटेशन से, फिर मैंने नंबर सिस्टम पूरा और उसकी कन्वर्जन सारी आपको बताई। आप सवाल भी सॉल्व कर सकेंगे और आप MCQ। फिर मैंने जितने गेट्स हैं वो बताए, फिर मैंने जितने कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल डिवाइसेस हैं उनके टेबल्स कैसे बनते हैं और वो किस तरह से आप उसको समझ आ जाएगी आपको। इसको सुनने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो गारंटीड ऐसे है। आप उसके बाद MCQs देखें, आप उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखें, आप पास्ट पेपर देखें, आप जो कुछ भी देखेंगे तो आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद कि अब हमें DLD की भी समझ आ रही है, क्वेश्चंस की भी समझ आ रही है। मैं ये गारंटी ज़रूर देता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप का CS 302 का फेल होने का खौफ जो है वो इंशाल्लाह पास होने में तब्दील हो जाएगा। ये गारंटी है इसकी है। तो बाकी ज़ाहिर है लेंथ इसकी बड़ी है, आपके लिए ये रिकॉर्ड नहीं किए थे, लेकिन जब रिकॉर्ड किए थे तो उस वक़्त आपके सिलेबस के मुताबिक रिकॉर्ड किए थे। और फिर मैंने सोचा था कि इस सारे को मैं कंपाइल करके तो VU के स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। ठीक है जी, 1.5-2 घंटे की वीडियो है मादरत के साथ, लेकिन पूरा सब्जेक्ट है। 4 हिस्सों में देख लें, 3 हिस्सों में देख लें, या स्किप कर करके देख लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो स्टार्ट करता हूँ जी वीडियो जो है जी। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हम बात करेंगे जी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो हैं वो 2 किस्म के सिस्टम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद हैं। कुछ सिस्टम्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जो कि बेस करते हैं एनालॉग और कंटिन्यूस सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, और एनालॉग और कंटिन्यूस सिग्नल्स जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ को फोकस कर रही होती हैं या उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कंटिन्यूस क्वांटिटी को। और इन दोनों के दरमियान ये सारी लाइन के अंदर जो बात मैंने आपको समझानी है वो सिर्फ ये समझानी है कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंटिन्यूस क्वांटिटी को कंटिन्यूस सिग्नल में तब्दील कर देता है। और जिस सिस्टम में कंटिन्यूस सिग्नल्स और कंटिन्यूस क्वांटिटीज के ऊपर काम हो रहा होता है, ऐसे सिस्टम्स को हम एनालॉग सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, बस ये बात आपको यहाँ पे समझानी थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो काम कर रहे होते हैं डिस्क्रीट सैंपल्स और डिस्क्रीट या नॉन कंटिन्यूस टाइप की क्वांटिटीज के ऊपर। ऐसी क्वांटिटीज जिनका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है वो एक डिस्क्रीट वैल्यू के जरिए होता है, कंटिन्यूसली नहीं होता। तो ऐसे ऐसे जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, ऐसे जो सिस्टम्स हैं जो डिस्क्रीट
वैल्यूज के ऊपर डिस्क्रीट सिग्नल, और डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल्स की मदद से या डिजिटल सिग्नल्स की मदद से। उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो किस्म के कन्वर्टर यूज होते हैं। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे पास डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने वाले भी सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जरा ध्यान से देखें, ये एग्जांपल आपको ना नीचे एक मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, वहां पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। आजकल हमारी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास दोनों किस्म के हाइब्रिड किस्म के सिस्टम्स चल रहे हैं, जिनमें क्वांटिटीज जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं और उनको हम चेंज करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल्स के अंदर ट्रांसड्यूसर की मदद से। और ट्रांसड्यूसर की मदद से जब वो कंटिन्यूअस सिग्नल में चेंज हो जाते हैं तो उन कंटिन्यूअस सिग्नल्स को हम जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करके उसे शो कर देते हैं। तो ये जो जो मशीन सी बन जाती है, ये आपके पास एक ऐसी मशीन बन जाती है जो एनालॉग क्वांटिटीज पे भी काम कर रही होती है और डिजिटल क्वांटिटीज पर भी काम कर रही होती है। और आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कंप्यूटर फंडामेंटल में हाइब्रिड कंप्यूटर की मदद से। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है कि जिसके अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं। आज आपके घरों में यूज होने वाली जो आप कह लें कि ब्लड प्रेशर मशीन है या शुगर को चेक करने वाला जो ग्लूकोमीटर है, वो आपके के लिए ये दोनों की मिसाल है। उसके ऊपर जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से आ रहे हैं। और वो किस पे बेस कर रहा है? वो बेस कर रहा है कंटिन्यूस क्वांटिटी के ऊपर, यानी आपके दिल की धड़कन को उसने मेजर करना है जो कि कंटिन्यूसली आ रही है, उसको उसने कंटिन्यूस क्वांटिटी में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ने क्या किया? दिल की धड़कन के कंटिन्यूस सिग्नल बनाए और कंटिन्यूस सिग्नल को एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर ने तब्दील कर दिया डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में, और हमें उसकी स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखे हुए नजर आ जाते हैं। तो इस तरह मिलकर ये सिस्टम आजकल आपकी डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ गैजेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। जो बात आपने यहाँ से याद करनी है वो ये है कि ट्रांसड्यूसर क्या है और आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपके पास क्या है। ये तीन चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कि एक डाटा जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स में है और हम उसको डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, डिजिट्स में लेके जाते हैं, तो उस वक्त हमें डिजिटल सिग्नल्स को डिजिटल वैल्यूज के अंदर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो डिजिटल वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से बनती हैं? वो वैल्यूज जो है वो कहलाती है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल्स। उसके लिए हम क्या करते हैं जी? डिजिटल सिस्टम्स डिजाइन करते हैं जो कि +5 वोल्ट को 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है, और लॉजिक 1 के तौर पे देखते हैं। और अगर 0 वोल्ट का कोई सिग्नल आता है तो उसको लॉजिक लो स्टेट कह के उसे 0 के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और सबसे बेहतरीन सिस्टम जो हम यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम्स के अंदर मैथमेटिकली हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अब ये 0-1 आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर नहीं घूम रहा, याद रखिएगा। ये सिर्फ उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, ह्यूमन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। जो सर्किट्स के अंदर है वो क्या है? या 5 वोल्ट का सिग्नल होगा या 0 वोल्ट का सिग्नल होगा। अगर 5 वोल्ट का सिग्नल है तो आप उसको 1 कह सकते हैं, और अगर 0 वोल्ट का सिग्नल है तो आप उसे 0 कह सकते हैं। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में। और हमें समझाने के लिए ये दो स्टेट्स जो हैं इनको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं। इस तरह एक डिजिटल सिस्टम्स को आप अपनी नॉर्मल, क्योंकि इंसान नंबर सिस्टम को समझता है, मैथ को समझता है, मैथ में चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। कंप्यूटर जो है वो बिजली पे चलता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं जिनका कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो वेरिएंट भी हो सकता है और वो चार्ज जो है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। जब आप ये कह देते हैं कि ये एक पुर्जा जो है ये सिर्फ दो किस्म के चार्ज जनरेट करेगा, +5 0 +5 0 या +5 और -5, और उस तरह फिर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं कि +5 आएगा तो इसे 1 के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, 0 वोल्ट का सिग्नल आएगा या -5 का आएगा तो उसे जो है वो 1 तस्वर किया जाएगा। इस तरह अंदरूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को मेजर किया जाता है। ठीक है,
अब हम जिस इंफॉर्मेशन, और ये चीज क्या है जी, कि हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है डिजिटल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, हर किस्म की इंफॉर्मेशन को हम बाइनरी में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट को, इमेजेस को, ड्राइंग्स को, हर चीज को हम जो है वो 1-0 में चेंज कर सकते हैं। ये चीजें आपने जितनी भी अपनी कंप्यूटर साइंस पढ़ी है उसके अंदर आपने देखा है। नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड करें 1-0 में चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट को हम चेंज करने के लिए आस्की करैक्टर का एक टेबल देखते हैं, वहां पर हम एक वैल्यू रख देते हैं जी कि ए की वैल्यू 65 है, बी की वैल्यू ये है, और जब ए आता है तो उसकी आस्की के अंदर जाके वैल्यू 65 है, 65 को हम तब्दील करते हैं 1-0 में, तो वो भी हमारे पास 1-0 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ड्राइंग्स हैं और पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स लगा के तो इनको भी 1-0 में तब्दील किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी डाटा जो है उसको प्रोसेस करने के लिए हम, म्यूजिक है, साउंड है, वीडियो है, कोई भी डाटा है उसको 1-0 में चेंज किया जा सकता है। अगर उन्हें 1-0 में चेंज किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स की भी 2 ही स्टेट्स होती हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम की भी हमारे पास 2 ही स्टेट होती हैं। तो इसलिए ये क्लियर कंपैटिबिलिटी आपको नजर आ गई। आपने इमेज को प्रोसेस करना है, अगर आप उसको 1-0 में चेंज कर देंगे तो आपका इमेज जो है वो डिजिटल सिस्टम प्रोसेस कर सकता है। टेक्स्ट है, नंबर है, तो ये हमारे पास एक्चुअली हो रहा है। किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं, यहाँ पर 2 चीजें मेरे सामने आई थी, कंप्रेशन और लॉसी के। 2 किस्म की कंप्रेशन होती है, एक लॉसी और एक लॉसलेस होती है। जब आप इमेज को डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 1-0, तो वहां पर ये 2 टेक्निक्स यूज होती हैं, एक लॉसी टेक्निक होती है और एक लॉसलेस होती है। जब आप एक इमेज को तब्दील करते हैं 1-0 में, तो अगर तो आप उसके अंदर फाइल के साइज को बढ़ाने के लिए कुछ बिट्स को 1-0 को आप जो है वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन साइज जो है वो सेम रहता है, सॉरी क्वालिटी पिक्चर की सेम रहती है, तो ऐसी कंप्रेशन को, ऐसी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज को हम कहेंगे कि ये लॉसलेस कंप्रेशन है या लॉसलेस रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर 1-0 को खत्म करने से आपका जो क्वालिटी ऑफ द पिक्चर है वो सफर होगी, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है। ये 2 बातें आपने डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से देखनी है इमेज के, क्योंकि ये इमेज के साथ ही जुड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसी के साथ जो है ना वो इसको रख दिया था। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि दुनिया के अंदर जितनी भी ये डेवलपमेंट हुई है, ये डिजिटल सिस्टम्स बने हैं, असल में इनके पीछे ये लॉजिक है कि जैसे जैसे इंसान ने नंबर्स को, टेक्स्ट को, आवाज को, तस्वीर को 1-0 में चेंज करना शुरू किया है, वैसे वैसे वो सिस्टम्स बनने शुरू हो गए जो उनको प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बड़ी आसानी के साथ जो है वो किसी भी क्वांटिटी को जो 1-0 में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, 1-0 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकती है, उसे वो हैंडल कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी, जो डिजिटल सिस्टम होता है उसके इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मैंने चंद एक के नाम को हाईलाइट किया हुआ है जी। ठीक है, जो इस तरह से काम करते हैं सारे डिजिटल कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये आमतौर पर 2 वोल्टेज वैल्यूज के साथ काम करते हैं, +4 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। +5 को वो 1 रखते हैं और 0 वोल्ट को जो है वो 0 के साथ तशबीह देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह इनके अंदर लॉजिक गेट्स लगे होते हैं, ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक किस्म के। आपका सीपीयू जो है, आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, वो इन गेट्स की मदद से बना हुआ है। उन गेट्स के नाम और चीजें आप सारे जानते हैं और मजीद हम आगे थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक बात को आप जहन में रख लें कि आपका डिजिटल सर्किट जो है वो कितनी हालतों में और किन वोल्टेज वैल्यूज के साथ ऑपरेट करता है, और एक लॉजिकल सर्किट, एक डिजिटल सर्किट जो है वो एक्चुअली लॉजिक गेट्स की मदद से बनता है, और वो लॉजिक गेट्स एंड और नॉट, नॉर, नैंड, एक्सऑर और एक्सनॉर हैं। और इसके साथ साथ उसके ऊपर एक मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ साइंस काम करती है जिसे लॉजिकल या बूलियन अलजबरा या लॉजिकल या बूलियन ऑपरेशन कहा जाता है।
ये वो ऑपरेशन है जो आपके सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस तरह से ये सिंप्लीफाई करते हैं, इसके डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं जी। ठीक है, जब यही सर्किट जो हैं वो थोड़े से लार्ज और कम्प्लेक्स हो जाते हैं तो फिर हम इनको आपस में मिला देते हैं। इन तमाम सर्किट्स को मिलाकर हम इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, जिसे आप आईसी कहते हैं। जैसे आपके पास एक चिप है, आपका जो चिप है, चिप डिवाइस है जो आपकी सीपीयू की चिप है, या कोई भी आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट एक आईसी है। एक्चुअली उस आईसी के अंदर हजारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, ये लॉजिक गेट्स और छोटे छोटे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लगे हुए हैं, जिनको कंबाइन करके जो है वो इस तरह के एक बड़े आईसी को डिजाइन किया जाता है। ये नीचे मैंने तस्वीरें लगाई हैं, ये तस्वीरें आपके जहन में होनी चाहिए। हर सर्किट को जो है वो अलहदा पिक्चर और डायग्राम से जाहिर किया गया है। हर पिक्चर जो है वो तीन चीजें बताती है कि उसकी इनपुट्स क्या हैं, उसकी आउटपुट कितनी है, क्या है, कितनी इनपुट हैं, कितनी आउटपुट हैं, और एक 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 चीज ये भी वो रिप्रेजेंट करती है कि वो किसके लिए है। जैसे ये नॉट के लिए है तो एक इनपुट है, बाकी जितने भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये बाइनरी जो है ना वो गेट्स हैं कि ये दो इनपुट्स लेते हैं और एक आउटपुट जो है वो जनरेट करते हैं। ये किस किस तरह काम करते हैं इसके ऊपर हम देख लेंगे। ठीक है, कुछ जगह पे आप जब सर्किट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि 5 वोल्ट का ही जो है ना वो सिग्नल जनरेट हो। कभी कभी जो है वो उसके अंदर ये रूल भी चल रहा होता है कि 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट के दरमियान अगर आपका चार्ज आएगा तो उसको 1 कंसीडर किया जाएगा। इसे पावर डिसिपेशन कहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी वजह से सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है या वीक जनरेट होता है, उसके वोल्टेज पूरे नहीं होते, तो ये रेंज भी उस सिस्टम में स्पेसिफाइड होती है कि मिनिमम अगर इतने वोल्ट का सिग्नल आएगा तो वो 1 कंसीडर होगा, और अगर इससे कम आएगा तो उसको हम जो है वो 1 कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह ये सिस्टम जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इन लॉजिक्स की गेट्स को मिलाकर जो सबसे सिंपल किस्म का सर्किट बनता है उसे हम एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या है? ए सिंगल लॉजिक गेट इज नॉट मच यूज अनलेस इट इज कनेक्टेड विद अदर गेट्स। यानी एक सिंगल को आपने पढ़ते आए हैं और आपने देखा आज तक कि जी एक का हम 2 इनपुट देते हैं, एक आउटपुट लेते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक इस्तेमाल नहीं होता। डिफरेंट सिग्नल गेट्स को हम कंबाइन करके एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, एक ऐसा डिवाइस जनरेट करते हैं कि जो वाकई फंक्शनल होता है, जिसको 2 वैल्यूज दी जाती हैं तो या वो ऐड कर देता है या वो काउंटर होता है। यानी मुख्तलिफ किस्म के वो सर्किट्स होते हैं। तो आपके जितने भी इन गेट्स को मिलाकर आप छोटे छोटे फंक्शनल डिवाइसेस बनाते हैं, जिनके बाकायदा नाम हैं, और वो नाम आपने ढूंढने भी हैं और आपने उनको लिस्ट भी कर लेना है। मैं बता रहा हूँ, उसमें एडर हैं, हाफ एडर, फुल एडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी, और इसी तरह और भी नाम आपको मिलेंगे। ये सारे वो छोटे छोटे कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं जो बनाए गए हैं इन गेट्स की मदद से, और वो फंक्शनली कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे जो एडर सर्किट है, एडर सर्किट वैल्यूज को जमा करता है। आप सिंपली लिखेंगे डिफरेंट कम्बिने, हो सकता है इन्हीं नोट्स के अंदर आपको मिल जाए जी, अभी अभी सब्र तो करें ना। ठीक है, इन्हीं नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिखे हुए मिल जाएं। मैंने सिर्फ वो हाईलाइट नहीं किए तो वो आपको यहाँ पर भी नजर आ सकते हैं। देखें जी, मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि ट्राई टू मेमोराइज द नेम ऑफ पॉपुलर डिजिटल सर्किट। पॉपुलर के नाम मैंने बता चुका हूँ आपको। कंपैरेटर होता है, एडर होता है जो 2 किस्म का होता है, हाफ एडर या फुल एडर। काउंटर होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, और मेरा ख्याल है रिपल काउंटर या अप एंड डाउन काउंटर। मल्टीप्लेक्सर होते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर होते हैं। 8 के नाम तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और इनके अलावा यकीनी तौर पे वो मजीद कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ऐसे सर्किट्स जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट देते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं। लेकिन कुछ सर्किट्स आपके पास ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ
प्रीवियसली स्टोर्ड इनपुट के ऊपर भी काम करते हैं, तो ऐसे सर्किट्स को कॉम्बिनेशनल सर्किट्स नहीं बल्कि सीक्वेंशियल सर्किट्स कहा जाता है। यानी एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक किस्म की मेमोरी एलिमेंट भी मौजूद है। आप देखें क्या लिखा हुआ है, जनरेट ए न्यू आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड द न्यू इनपुट दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट मौजूद है कि जिसमें मेमोरी एलिमेंट भी मौजूद है और वो वैल्यू को किसी ना किसी तरीके से स्टोर भी करता है और उस स्टोर्ड वैल्यू और इनपुट को मिलाकर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन की दुनिया में या डिजिटल आप कह लें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम उसे कहेंगे कि ये एक सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जी। इसमें दो चीजें इस्तेमाल होती हैं जी। एक इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है, और दूसरी चीज जो इसके अंदर होती है मेमोरी एलिमेंट मौजूद होता है जिसकी मदद से आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन आपके पास आ गई जी कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या है और सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास क्या है। और यहीं पे मैं इसी का फायदा उठाते हुए आपको बता देता हूँ जी कि स्टोरेज एलिमेंट जो होता है जो मेमोरी के तौर पे सीक्वेंशियल सर्किट में यूज होता है वो बनता है जी फ्लिप फ्लॉप के जरिए। ठीक है, जो कि एक बहुत ही सिंपल डिजिटल सर्किट है। जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं ना लॉजिक गेट्स जो हैं ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इनमें किसी किस्म की मेमोरी की सहूलत नहीं है। मेमोरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज होता है डिजिटल की दुनिया में उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। यानी आपकी रैम फ्लिप फ्लॉप से बनी है, आपके रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप से बने हैं, आपकी रोम फ्लिप फ्लॉप से बनी है। वो किस किस्म का फ्लिप फ्लॉप है ये बात की है, लेकिन जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके पास जो है ना एक मेमोरी एलिमेंट्स हैं। ये फर्क है गेट्स में और फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है जी, गेट्स जो हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं किसी भी डिजिटल सर्किट के अंदर, और जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये आपके पास जो है ना ये आपके पास एक मेमोरी के सर्किट्स हैं। ठीक है जी, इन दोनों के बाद एक आता है जी प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है जी, जिसको कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पर जितने दो सर्किट हमने पढ़े, ये सर्किट वो है जो सिर्फ अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन करता है, ये वो है जो स्टोर्ड वैल्यू को भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये पीएलडी क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है, जिसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक कंस्ट्रक्ट की जाती है और उस लॉजिक को के अंदर कुछ फिक्स्ड फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस जो होते हैं बाद में कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, सेट किए जा सकते हैं, और वो उनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। ऐसे डिवाइस को हम कहेंगे कि ये पीएलडी है। ठीक है जी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जी। समझ आ गई जी। इसकी मिसाल आपके पास जी वॉशिंग मशीन में लगा हुआ, एसी के अंदर लगा हुआ, डिजिटल फ्रिज के अंदर लगे हुए जितने भी ये कन्वर्टर्स हैं, जितने भी ये गैजेट्स हैं, ये सारे पीएलडीज हैं। बाकायदा तौर पे आप देखें वॉशिंग मशीन में जो कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा हुआ है उसमें हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, मोड उसका सेट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कॉन्फ़िगरेबल, के वो कॉन्फ़िगरेबल डिवाइसेस होते हैं। फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्टोर्ड वैल्यू को यूज कर सकते हैं, उसको हम रिकॉन्फ़िगर या उसे हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद ये पीएलडीज हमारे पास हैं। पीएलडी किससे बनता है जी, इसके अंदर जनाब कॉम्बिनेशनल सर्किट भी होगा और सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट भी होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो पीएलडी बनेगा। अब जरा इनके रिलेशनशिप को रिवाइज कर लें जी। कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है सिर्फ गेट्स की मदद से, डिजिटल सर्किट बनता है गेट्स और फ्लिप फ्लॉप यानी मेमोरी एलिमेंट्स की मदद से, और पीएलडी आपका बनता है जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स दोनों को मिला लेते हैं, तो उस वक्त आपके पास जो है पीएलडी डिजाइन किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब आप देखें हमारे पास ये वही आ गया जी कि आज के जो मॉडर्न डिजिटल की दुनिया है, इसके अंदर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल से
एनालॉग कन्वर्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर इस तरह के डिवाइसेस आ रहे हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स पे भी काम करते हैं, डिजिटल में भी काम करते हैं। तो ये दोनों नाम आपके जहन में होने चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जी, ट्रांसड्यूसर क्या करता है जी? अब ये एक ना मैंने मिसाल बनाई थी जिससे मैंने कहा था कि आपको समझ आ जाएगी। मैं ना जी चैट विंडो को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दूं जी, ठीक है। अब देखें, ये एक मिसाल है जी, इसको जरा मैं शॉर्ट आउट थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये एक मिसाल है जहां पर ट्रांसड्यूसर भी यूज हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यूज हो रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये एक हीटर है और यहाँ पर कोई भी चीज है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जो इसके टेम्परेचर को सिग्नल्स में चेंज कर रहा है जी, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का काम यही होता है कि वो एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी को कंटिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पे शो कर देता है डिजिट्स की सूरत में कि इस वक्त पानी का टेम्परेचर जो है, फर्ज करें ये पानी का बॉयलर है, ये कितना हो गया है, साथ वो यहाँ पे शो कर रहा है और दोबारा वो उसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तब्दील करते हुए यहाँ से एक कमांड जारी कर रहा है कि कितने अगर इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो ये हीटर जो है ये बंद हो जाएगा। इस मिसाल की आप सबको समझ आ गई। ये वो एक कॉमन एग्जांपल है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांसड्यूसर भी यूज हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यूज हो रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी आपका यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी सारी गुफ्तगू जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझाने के लिए थी कि एक डिजिटल सिस्टम की लॉजिक क्या है, ये क्यों एक कंप्यूटर साइंस के बंदे को पढ़ाया जाता है और इसकी हमें किस लेवल का हमें इसका नॉलेज होना चाहिए और किस लेवल की चीजों का हमें अंदाजा होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये सारे काम उस वक्त हो सकते हैं जब आप अपने यूज करने वाले डाटा को डिजिटली कन्वर्ट कर सकें या रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है जी। तो डिजिटली अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को तो फिर तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, ये पुर्जे भी काम करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। तो डिजिटल कन्वर्जन के लिए आपको नंबर सिस्टम्स का इल्म होना चाहिए कि नंबर सिस्टम्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं जी। समझ आ गई बात की जी यहाँ तक? अगर क्लियर है तो मुझे क्लैरिफाई करें ताकि मैं नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट करूंगा जी। सबसे आसान टॉपिक है जी और हर जगह ये यूज होगा जी, हर जगह ये यूज होगा। ये फंडामेंटल में आएगा, ये जो है वो डीएलडी के अंदर यूज होता है, हर जगह पे नंबर सिस्टम आपके पास यूज होता है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, इनको समझने के लिए आज मैं आपको एक नया तरीका अपनी तरफ से समझाऊंगा जी कि आपने किस तरह से इनको देखना है जी। ट्रुथ टेबल और गेट्स आगे नोट्स में मौजूद हैं, लेकिन उनकी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनको समझाने की जरूरत है, लेकिन वो नोट्स में आएंगे जी। ये सिर्फ इंट्रो था जी। जो नंबर सिस्टम होता है जी, इसको समझने के लिए आपको आज सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हर नंबर सिस्टम जो होता है ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है जी। उसके अंदर पड़ा हुआ जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू उसके पोजीशन के एतबार से आपने कैलकुलेट करनी होती है। एक वो डिजिट होता है और एक उसकी पोजीशन होती है और उसी पोजीशन की और वो पोजीशन उसकी वैल्यू जनरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी बेस, जो उस नंबर सिस्टम की बेस होती है, उस बेस की बुनियाद पे उसका जो है वो पोजीशन कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट की जाती है? मसलन अगर एक नंबर सिस्टम, हम चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के आदी हैं तो हमारे पास जो पहला डिजिट होता है उसको हम इकाई बोलते हैं, ठीक है, यानी उसकी पोजिशनल वैल्यू एक के बराबर है। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको अंग्रेजी मीडियम वाले सुन लें तो टेंथ कहते हैं और उर्दू मीडियम वालों के लिए हम उसे दहाई कहते हैं। ये उसकी पोजीशनल वैल्यू है। जो हिस्सा वहां लिखा होगा वो 2 या 4 नहीं होगा। अगर 2 होगा तो 2 ज़रब 10 वो 20 के बराबर है। अगर वो 3 है तो वो 3 ज़रब 10 30 के बराबर है। अगर वो 4 है तो वो 4 ज़रब 10 40 के बराबर है। उससे अगला तीसरा हिस्सा जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास हम उसे सैकड़ा या हंड्रेड्थ वैल्यू कहते हैं जी, ठीक है। तो ये असल में आपको समझना पड़ेगा कि हर डिजिट जो होता है एक नंबर सिस्टम के अंदर
उसकी एक पोजीशनल वैल्यू होती है। आजकल जो बच्चों की मैथ आ रही है उसके अंदर तो ये चीजें लिखी हुई हैं कि आपने पोजीशन वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको पोजीशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा कि हर डिजिट की एक जो है वो पोजीशन वैल्यू होती है, ठीक है जी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे आप प्लेस वैल्यू भी कहते हैं जी, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है इस वक्त क्लास में कि जो पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट उसके जहन में नहीं है कि ये क्या होती है। अगर है तो अगले 10 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट के अंदर आप तमाम किस्म की कन्वर्जन को जो है ना वो करना सीख जाएंगे जी, ठीक है जी। पोजीशन वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है। अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसका भी नहीं पता तो फिर आप कैसे समझ लें कि आपको पता है, आप सिर्फ समझ रहे हैं कि शायद ये कुछ और चीज है, ठीक है। आप सब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम्स होते हैं इसमें एक्चुअली जो नंबर होता है उसकी एक पोजीशन वैल्यू होती है, जिस पोजीशन वैल्यू से हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो उस पोजीशन वैल्यू में आपने ये देखना है कि वहीं से हमें पता चलेगा कि वो पोजीशनल वैल्यू जो है ना वो क्या होती है, ठीक है। तो जब आप एक नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर आपके पास है, फॉर एग्जांपल हम इस देखते हैं जी कि हमारे पास एक नंबर है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 452 जी, ठीक है। तो अब ये 2 जो है इसके ऊपर आप देखें, आपने 1 लिखा होता है, इसके ऊपर आपने 10 लिखा होता है और इसके ऊपर आपने 100 लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो 1 है ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है जिसे आप इकाई बोलते हो। ये 10 जो है जिसे आप टेंथ या दहाई बोलते हो तो ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है। और ये जो 4 है ये इसकी पोजीशनल, 4 के ऊपर जो आपने 100 लिखा हुआ है ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 नहीं है बल्कि 4/100, ये आपके पास जो है ये 400 है। ये 5 नहीं है बल्कि 5/10 जो है ये आपके पास 50 है। और ये 1 जो है ये 1 नहीं है बल्कि, सॉरी, ये 2 जो है ये 2 नहीं है बल्कि 2 × 1 जो है ये 1 है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये 452 बनेगा। ये कहलाती है हमारे पास पोजिशनल वैल्यूज, ठीक है। तो ये हम में से हर कोई जानता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो ये चीज ना जानता हो, सिर्फ उसको हो सकता है आइडिया ना हो। और इसीलिए तमाम नंबर सिस्टम्स को हम पोजीशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये जितने नंबर सिस्टम हैं ये सारे के सारे पोजीशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इन तमाम की जो वैल्यू होती है वो एक पोजीशनल वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो बेस 2 का सिस्टम है वो किस तरह का है। बेस 2 के सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 हिस्से होंगे, 0 और 1। जब आप बेस 2 की बात करेंगे तो उसकी पोजीशनल वैल्यू देखें क्या होगी। पहले की पोजीशनल वैल्यू 1 है, दूसरे की 2 है, चौथे की 4 है, और जो तीसरे की 4 है, चौथे की 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 32 है, और उसके बाद 64 है, और उसके बाद 128 है। अब ये क्यों है, क्योंकि आप देखो कि डेसिमल सिस्टम के अंदर पहले की 10 थी, दूसरे की पहले की 1 थी, दूसरे की 10 है, तीसरे की जो है वो 100 है, और चौथे की जो है वो 1000 है, ठीक है। और पांचवें की जो है वो इसी तरह 10,000 है, छठे की जो है वो हमारे पास 100,000 होती है। इस तरह करके हम पोजीशनल वैल्यू को मेंशन करते हैं। किस तरह, बेसिकली ये रूल क्या होता है, ये रूल ये होता है कि ये एक डेसिमल सिस्टम है। तो आप जो 10 है उसकी पावर 0 लेंगे पहले, इसमें 10 की पावर 1 लेंगे, यहाँ 10 की पावर आप 2 ले रहे हैं, यहाँ आप 10 की पावर 3 ले रहे हैं, यहाँ आप 10 की पावर 4 ले रहे हैं, और यहाँ आप 10 की पावर जो है वो 5 ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये पोजीशन वैल्यूज बनती हैं। यही सिस्टम जो है ये जाके बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जब आप आएंगे तो आप देखें यहाँ 2 की ताकत 0 लें 1 के बराबर, 2 की ताकत 1 लेंगे तो ये 2 के बराबर, 2 की ताकत 2 लेंगे तो ये 4 के बराबर, और 2 की ताकत 3 लेंगे तो ये 8 के बराबर, 2 की ताकत 4 लेंगे 16, 2 की ताकत और ये 2 की ताकत 6 और 7 जो है। इस तरह करके आपके पास ये पोजीशन वैल्यूज जो हैं ये, तो आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन वैल्यूज बाइनरी में क्या हैं और उसके बाद आपके पास जो है ये डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या है। ये बात सबको समझ आ गई।
अगर ये बात समझ आ जाएगी तो अब आपको कन्वर्ट करना भी बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा, क्योंकि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जिन वैल्यूज को, वो वैल्यूज ज्यादा बड़ी नहीं है, वो वैल्यूज हमारे पास हैं जी, कौन सी भला, वो वैल्यूज हैं हमारे पास, या तो हमारे पास डेसिमल का नंबर सिस्टम है या हमारे पास जो है वो ऑक्टल का नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब ये वैल्यूज हैं। अब मैं आपको कन्वर्ट करने की ट्रिक बताता हूं कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे जी। बहुत ही आसान तरीके से हम इस सारे को कन्वर्ट कर लेंगे जी। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूं जी। तो अब मैं पोजीशन वैल्यू लगा रहा हूं जी 1, 2, 4 और 8 जी। ठीक है, अगर आपके पास एक नंबर हेक्साडेसिमल का है, ठीक है जी, हेक्साडेसिमल कौन सा नंबर सिस्टम है, जो बेस 16 का नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है जी, जो बेस 16 का नंबर सिस्टम है। इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, और वो 16 डिजिट्स कौन कौन से हैं जी, 0 है, और 0 से लेकर 1, 2, 3 और इस तरह चलते चलते ये 9 तक जाते हैं जी। ठीक है, और 9 के बाद जो 10 है उसके लिए सिंबल ए का यूज हुआ है, फिर बी का सिंबल यूज है, फिर सी का है, फिर डी का है, फिर ई का है, और फिर एफ का है। तो ये 16 करेक्टर्स जो हैं ये मुश्तमिल है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। सबको इसका पता है, ए बी सी डी ई, ए 10 के बराबर है, बी 11 के बराबर है, डी जो है ये सी जो है ये आपके पास जो है वो किसके बराबर है जी। सबको अंदाजा है ना जी इसका, ये तो सिंपल बात है ना। अब आपके पास एक, तो याद रखो कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम में हर हेक्साडेसिमल करैक्टर को चेंज करने के लिए 4 बिट्स का आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं बता रहा हूं आपको कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, ये देखें जी, शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड हम इसे कहते हैं। नंबर 1 जी, ठीक है, यूज 4 बिट्स फॉर एवरी हेक्सा नंबर जी। हर हेक्सा नंबर के लिए आपने जो है वो 4 बिट्स को इस्तेमाल करना है, 2, 3 या 1 को नहीं करना। समझ आ रही है, 4 बिट्स को आप यूज करें और उसके बाद आप इसे कन्वर्ट करना शुरू कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। मिसाल के तौर पे अब आप देखें जरा किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे जी। ये देखें जी, आपके पास एक नंबर है जी, आप फर्ज करें कि 8 को जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, 8 आपके पास नंबर है, और ये नंबर है आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जी। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल, सॉरी जी मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा बता रहा हूँ जी। अब आप देखें जी कि हमने 8 को कन्वर्ट करना था, तो 8 के लिए आप देखें कि इन पोजीशन वैल्यू में जहां पर 8 अकेला आपको मिल जाए उसके नीचे आपने 1 करना है, बाकी सारी बिट्स को आपने 0 कर देना है। अब ये 8 के बराबर है, तो ये 8 कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास है 11, आपने 11 को कन्वर्ट करना है। आप देखें इनमें से किन किन डिजिट्स को हम जमा करें तो 11 आएगा। तो अगर हम देखें तो हम 8 को अगर जमा करें 2 में, तो और उसके बाद 1 में जमा करें तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लगा दो जी। ये आपका कन्वर्ट हो गया है 11 हेक्साडेसिमल का, किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। ठीक है जी, तो ये सिस्टम जो आपके पास है ये आपके पास बाइनरी है। कोई नंबर आप बोले उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, कोई नंबर भी आप चैट विंडो में लिखें जी जिसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, जो आपके हेक्साडेसिमल का नंबर होगा, और हमें पता है हेक्साडेसिमल के नंबर 0 से लेकर 15 तक होते हैं। 15 को हम करते हैं जी जिसे हम एफ कहते हैं। ठीक है, तो 15 को जमा करो जी, 8 4 12, 2 14 और 1 15। अगर हम चारों को जमा करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब है चारों बिट्स जो हैं इनको हम ऑन करेंगे। 3-4 एग्जाम्पल जाने दें जी, जब 3-4 एग्जाम्पल आप लिखेंगे ना तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी, ये आपके पास 15 के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। अब आप डी की बात करेंगे, डी किसके बराबर होता है जी, पहले ये गिन लें जी, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए बी सी डी, तो ये बराबर है जी 13 के, ये 13 के बराबर है जी। तो अब जरा 13 बनाएं जी, 13 बनेगा जी 8 जमा 4 और जमा 1, यानी 8 को 4 को और 1 को जमा करेंगे तो 13 बनेगा। लिहाजा इसका मतलब है 8 के नीचे 1 लगाएं, 4 के नीचे 1 लगाएं और इसके नीचे 1 लगाएं और यहाँ 0 लगा दें, तो ये आपके पास 13 का इक्विवेलेंट बन जाएगा जी। ठीक है जी, हाँ जी। क्यों लेंगे सबा, ये मैं बता चुका हूं कि ये हम 1 2 4 क्यों लेंगे। ये जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि ये हमारे पास पोजीशनल वैल्यूज हैं, और इसी तरह आपने लिखना है और उसके बाद आपने कन्वर्ट करना शुरू कर देना है
किसी भी नंबर को अगर आप बाइनरी में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 1 2 4 8 लिखें और उसके बाद आप इनको चेंज करना शुरू कर दें जी। ठीक है जी। अब आगे दोबारा इसकी एग्जांपल्स लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास ये हेक्सा डेसिमल का नंबर है जी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बाइनरी कन्वर्टर है हमारा। ठीक है जी। बाइनरी कन्वर्टर में हमारे पास पहली पोजीशन वैल्यू 1, दूसरी 2, तीसरी 4 और ये 8 है जी। हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास है जी F01D। इसको हमने चेंज करना है जी, F01D को जी। सबसे पहले F को बना के लाएं जी। F बनेगा 15 के बराबर, तो देखें कौन से हिंसों को हम जमा करें तो 15 बनता है। सबको जमा करेंगे तो इसका मतलब है 1 1 1 1, ये F के बराबर है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर F के नीचे लिख देंगे जी 1 1 1 1। ठीक है जी। उसके बाद जी जीरो को बनाएं। जीरो के लिए आपको चारों दफा जो है वो जीरो लगाना पड़ेगा, लिहाजा ये बन जाएगा 1 2 3 4। ये रूल, एक ही रूल याद रखना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट का नंबर होना चाहिए। एक जीरो भी है तो 4 दफा लिखेंगे। ये आपके पास 1 है जी। 1 कैसे बनेगा? 1 ये सिंपल 1 बनेगा और बाकी तीनों बिट्स जो हैं वो आपके पास जीरो होंगी, लिहाजा यहाँ पे 0 0 0 1 बन जाएगा जी। उसके बाद आपके पास रह गया जी सिर्फ डी। डी बराबर है 13 के, तो 13 बनेगा 8 और 4 12 और 1 13, लिहाजा यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 1 0 1। ये आपका डी के बराबर है, ये आपका ए 1 के बराबर है, ये आपका 0 है और ये आपका एफ है। तो हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको आप जरा यहाँ पर देख लें जी कि आप गए ऑनलाइन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ठीक है जी। हम लिख लेते हैं जी ऑनलाइन। हमारे पास ये पहली वेबसाइट आ गई रैपिड टेबल्स की, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है जी, F01D। मैंने लिखा F01 और D और मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में। तो इस आंसर को आप देख लें जी, ये आंसर 100% सेम है जो आपके पास ये वाला आंसर है। ठीक है जी। देखें जी 111 है और इसको भी आप मेंशन कर लें तो ये सेम आंसर हमारे पास है, लिहाजा हमने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया जी। जितने लोगों को क्लियर है जी, सब लोग जो है ना वो क्लैरिक बताएं जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल जी। सुभान अल्लाह भाई। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट जी। अब हम बात करते हैं जी कि हमने कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी। हमारे पास एक बाइनरी नंबर मौजूद है और वो नंबर है जी फॉर एग्जांपल 1101010111 और कहा जाता है जी कि इसे आप हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, इसका रूल क्या है जी, दाएं तरफ से 4 4 जो बिट्स हैं इनके जोड़े बनाने हैं आपने। ठीक है जी। ये 2 हैं तो इसके लेफ्ट पे 2 0 और बना लो। अब इसको कन्वर्ट कर लो जी। अब गिनो जी ये किसके बराबर है। पहले की वैल्यू 1 होती है, दूसरे की 2 होती है, तीसरे की 4 होती है। तीनों को जमा करो, 4 जमा 2 जमा 1 7, तो ये बन गया 7। ये है जी 1 जमा और ये 4 है, 4 और 1 कितना हो गया जी 5, तो ये बन गया 5। ये 1 और 2 3 है, तो लिहाजा ये नंबर 3 5 7 और बेस 16 के बराबर है जी। समझ आ गई जी। एक और एग्जांपल कर लें जी। कोई नंबर मुझे भेजें जी बाइनरी का जिसको आप हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं जी डायरेक्टली जी। कोई स्टूडेंट कोई भी नंबर मुझे टाइप करके यहाँ पे भेज दे जी। ठीक है जी। 256 ये बाइनरी का नंबर नहीं है, बाइनरी का नंबर आप भेजेंगे जी। जवेरिया ने जी भेजा है जी कि 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और उसके बाद 0 0 0 0 0 जी। राइट साइड से 4 4 के जोड़े बना लें जी। ये देखें जी ये 4 हो गए और आपके पास ये 4 हो गए। अब इनको ये 0 0 0 है, ये 0 के बराबर है, ये 3 बिट्स हैं। जरा पोजीशन वैल्यू देखो 1 2 4 और 8, जहां जहां 1 है उनको जमा कर लो। 8 4 12 12 और 2 14, तो लिहाजा ये ई के बराबर है। ये चारों हैं तो ये एफ के बराबर है, लिहाजा ये हो गया जी FE0 बेस 16। ये नंबर इसके बराबर है जी। मोहम्मद अफजल ने भेजा है जी 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 जी। राइट साइड से 4 जी, 4 4 के जोड़े बनाए जी। ठीक है, और पोजीशन वैल्यू के जरिए आप जमा कर लेंगे। 8 और 4 12 हैं, तो ये 12 बन गया हमारे पास A B और C के बराबर।
ये 0 और ये यहाँ पर इनकी पोजीशन वैल्यू देखें आपके पास क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। 8 और 2 10, जो 1 है उनको जमा करना है, 8 और 2 10, तो ये बन गया a के बराबर। ये चार जो है 1 2 4 और 8, 8 4 12 और 1 13, 13 जो है ये हमारे पास d के बराबर है, तो ये नंबर बन गया जी DAC बेस 16। अगर आप 5 सवाल या 7 सवाल अगर आप खुद करेंगे तो 100% आपको इनकी समझ आ जाएगी। जब आपके जहन में ये पोजीशन वैल्यू फिट हो जाएगी ना, तो ये आपने खुद करके देखेंगे तो आपको इसकी बड़े क्लियर से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। 0 पे क्या वैल्यू आनी है जी, 0 का क्या मतलब है जी, यहाँ पे 0 की वैल्यू तो हमने काउंट ही नहीं करनी थी, वैल्यू तो उसमें वही आनी है जो आनी है। समझ आ रही है, वैल्यू इसकी भी 1 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 8 है, लेकिन 0 की वैल्यू को हमने काउंट नहीं करना। 8 और 4 12, जहां 1 है उनको जमा करना है और वही आपका नंबर होगा। ये देखो 0 के ऊपर वैल्यूज तो वही रहेंगी, 1 2 4 8, यही वैल्यू है। इसके नीचे जो कुछ भी आएगा वो आता जाएगा। 0 ऑफ तो था नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, आपने जहां पे 1 आना है उसको आपने कंसीडर करना है। 1 के बगैर जो 0 होगा उसकी पोजीशन वैल्यू को आपने जमा नहीं करना जी, चाहे जो मर्जी हो जाए जी। यहां तक बात की समझ आ गई जी सबको? ठीक है जी। तो ये है हेक्साडेसिमल से आपने बाइनरी में कैसे जाना है और बाइनरी से आपने हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं जी, कोई काउंट नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं। पेपर में जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो यही टेक्निक इस्तेमाल होगी, वहां आप जरब दे के या डिवाइड करके नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब आ जाएं आप, देखते हैं जी ऑक्टल नंबर सिस्टम को जी। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ ये फर्क है कि हमारे पास डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक और ये टोटल 8 हिस्से होते हैं। 8 हिस्सों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 की ताकत 3 बराबर होती है 8 के, लिहाजा हमारे पास अगर सिर्फ 3 बिट्स हों तो हम एक नंबर जनरेट कर सकते हैं जो ऑक्टल का होगा। ऑक्टल चूंकि 8 का, ये भी असूल याद रखें। अगर आपके पास 4 बिट हैं तो आप मैक्सिमम कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं, 2 की ताकत 4 जो कि बराबर है 16 के। अगर आपके पास 3 बिट का नंबर है तो आप कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं बाइनरी के, 2 रेज़ टू द पावर 3 और 8 के बराबर। आप वही वैल्यूज यहाँ पे लिखें जी, 1 2 4 और 8 का कोई नंबर बना लें जी, कोई नंबर। ठीक है जी, 3 6 7 और बेस 8 है, इसको तब्दील करके दिखाओ जी। 3 बनेगा, ये देखें जी, इसको ऑन करने से। 6 बनेगा इन दोनों को ऑन करने से। 7 बनेगा इन तीनों को ऑन करने से, लिहाजा नंबर क्या बन गया, 0 1 1 1 1 0 1 1 1। लो जी, ये आपका ऑक्टल नंबर जो है ये बाइनरी के अंदर चेंज हो गया। समझ आ गई बात की? जब आप इस तरह लिख लें उस वक्त बेशक आप लेफ्ट वाली 0 को डिस्कार्ड कर दें। समझ आ गई? वरना आप जो इसके अंदर आएगी उसको आपने कोई नहीं करना जी। जो आपने मैंने बता दिया जी मेरा कि अगर तो वो 0 ऑन द वेरी लेफ्ट है तो फिर वही असूल है जो मैथ का असूल है। ठीक है, लेकिन जो दरमियान में 0 आएगी उसको आपने नहीं छोड़ना, वो आपने काउंट करनी ही करनी है। ठीक है ना, सेम वही तरीका है जो ऑक्टल का है, सिर्फ नंबर सिस्टम चेंज है जी। ऑक्टल का नंबर भेजें जी, ऑक्टल में 3 बिटें यूज होती हैं, 4 2 1। कोई नंबर भेजें जी ऑक्टल का, कोई नंबर भेजें ऑक्टल का जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह कोई एक नंबर ऑक्टल का लिखें, 721। 7 को कन्वर्ट करें जी। 7 के लिए 4 जमा 2 जमा 1, तो इसका मतलब है तीनों को ऑन करना पड़ेगा। 2 के लिए सिर्फ 2 ऑन होगी और बाकी दोनों जो है वो ऑफ होंगी। 1 के लिए पहले वाली ऑन होगी, बाकी दोनों ऑफ होंगी। आप इनको लिखो, 7 के लिए 1 1 1 है, 2 के लिए बना 0 1 0 है, 1 के लिए बना 0 0 1 है। तो ये आपकी कन्वर्जन है। ठीक है जी, ये आपकी कन्वर्जन है। इसी तरह आप किसी भी और नंबर को जनरेट कर लें जी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आई है जी 785, तो 7 के लिए तो यही बनेगा, क्या बनेगा जी, 1 1 1 8 5। ये ऑक्टल का नंबर ही नहीं है जी, ऑक्टल के नंबर में 8 नहीं होता जी। ठीक है जी, ऑक्टल के नंबर में 8 जो है वो नहीं होता जी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप ऑक्टल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड ऑक्टल नंबर को डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 बिट होगा और हेक्साडेसिमल को डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है वो 4 बिट नंबर होगा जी। ठीक है जी। 347 को करते हैं जी, 347 फ्रॉम जी, यहाँ पे आ गए जी, और 347 को यूज करते हैं जी।
347 जी। तो 4 2 1 आपके लिए लिख रहा हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ के 3 का बनेगा जी 011, 4 का बनेगा 100, 7 का बनेगा 111, तो आपके पास ये नंबर बन गया। इसमें से चूंकि ये लेफ्ट मोड्स 0 है, आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी ढूंढ लें, ये फर्क है। अच्छा क्वेश्चन किसी ने किया पेपर में, आप ये बना लें और पेपर में ये 0 ना लगाया हो और उसने सिर्फ ये लिखा हो, तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। 111001111, क्योंकि मैथ का असूल होता है किसी भी नंबर के शुरू में जितनी मर्जी 0 लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ रही है? ये बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने रेज किया जी, इस बात को समझ लें जी। आपको क्वेश्चन आया कि 307 जो 8 का है इसको बाइनरी में बदलो, आपने मेरे असूल के मुताबिक बदला तो बना 011100111, और ऑप्शन के अंदर ये वाला नंबर है। समझ आ रही है? तो क्लियर हो गया ना, ये 0 मौजूद नहीं है, तो ये और ये 0 के बगैर एक ही नंबर है। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच जी। जिसने भी ये सवाल दिया उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताने में मेरी मदद की है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें पता चलता है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो मैंने वादा किया था जी आपको कि 10 मिनट के अंदर आपको सारी कन्वर्जन सिखाऊंगा जी। तो अब आप देख लें जी कि 10 मिनट हमें हुए हैं और हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल से हम डायरेक्ट बाइनरी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और जब भी कन्वर्जन कंप्यूटर में होती है तो ज्यादातर बाइनरी और इसी के जरिए ही होती है। ये डेसिमल नंबर की को करने के ये फार्मूला नहीं है। डेसिमल को करने का वैसे ही आपके लिए बड़ा हलवा किस्म का फार्मूला है कि अगर आपको कहा जाएगी कि 352 है जी, इसको डेसिमल में कर दो, तो वो आपके पास तकसीम वाला फार्मूला मौजूद है जी, वो आप उस पर डायरेक्ट लगाएंगे जी, ठीक है जी। वो आपके पास डर है। ऑक्टल हो डेसिमल में आने जाने के लिए आपको पता है कि तकसीम और मल्टीप्लाई का फार्मूला मौजूद है। ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था भला? ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए ऑक्टल से पहले डेसिमल में जाते थे, डेसिमल से फिर बाइनरी में आते थे। हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए हम क्या करते थे? हेक्सा से पहले डेसिमल में जाते थे और डेसिमल से फिर हम बाइनरी में आते थे। क्योंकि ये डेसिमल को बाइनरी में, अगर इसको आपने 8 में करना है तो आप 352 को 8 पे डिवाइड कर दोगे तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप 355 को आप 16 पे डिवाइड कर दोगे तो ये 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक डेसिमल नंबर है, जब किसी के साथ कुछ नहीं लिखा होता, ये तो सिंपल फार्मूला है डेसिमल कन्वर्जन वाला। लेकिन हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, हमें इसमें से गुजर के आना पड़ता था। ऑक्टल को हम करते थे डेसिमल में, ठीक है, और डेसिमल को हम बाइनरी में करते थे, ठीक है जी। और इसी तरह ये तो सिंपल डिवीजन है जी, इसका क्या बताना है। डेसिमल नंबर सिस्टम तो जो अब हमारा रूटीन का नंबर सिस्टम है उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। डिजिटल सर्किट्स के अंदर, डिजाइन के अंदर आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या यही नंबर सिस्टम है जिनके ऊपर हमारी बात हो सकती है जी। यहाँ तक क्लियर है जी नंबर का? जी मुझे बताएं ताकि हम अपने लेसन को आगे कंटिन्यू करें नंबर सिस्टम के हवाले से, कि आपने एक नंबर को दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट करना है, दूसरे को पहले में किस तरह से कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे वादा लिया है कि कम से कम आप एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे। अब आपको पेपर में सवाल आता है जी कि जी 10010011111 ये नंबर है जी, इसका बताएं जी नीचे बाइनरी नंबर क्या है, ठीक है। तो आप राइट से 4 ले लें, इधर से ले लें और इधर से ले लें, ठीक है, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लें। क्योंकि ये 4 बिट नहीं है, अपने पास से 0 लगा लें। अब इसको करें जी, ये f बन गया और ये आपके पास जो है ये 1 2 4, ये आपके पास 4 बन गया, और ये आपके पास 2 और 8 10, तो ये आपके पास a बन गया जी, ठीक है। ये ऑप्शन आप ढूंढेंगे A4 कीजिए। ऑक्टल के अंदर आ गया जी 100100111। अच्छा सवाल किया जी। तो अब आप देखें ऑक्टल में आपने 3 बिटें लेनी है जी, ठीक है, ये बताना भूल गया मैं। हेक्साडेसिमल में 4 ऑक्टल में 3। अब इनको तब्दील कर लो जी। ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 7 है, और ये आपके पास 4 और 1 5 है जी। तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम बन गया जी, ठीक है। अगर आप जब राइट से लेनी है, राइट से, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि जब आपने कन्वर्ट करना है तो राइट से लेनी है, ठीक है, लेफ्ट से नहीं लेनी है आपने। और अगर राइट से 3 लेके ये कम है तो खुद लगा लो 0, क्योंकि लगाने से भी कोई फायदा नहीं होना, उतारने से भी कोई फायदा नहीं होना। लेकिन आपको पता चल जाएगा ये बन गया 4 और 1 5, ये है 0 और ये है 2, तो लिहाजा ये नंबर जो है
ये 205 बेस 8 के बराबर है। ठीक है, इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब मैं उतार रहा हूँ जी अपनी डिवाइस को और हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। हमारा ये जो मैथ का छोटा सा पोर्शन था ये खत्म हो गया जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे जो हैंडआउट्स हैं जी। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल 8 पे तकसीम कर दें जी, 8 से ज़र्ब कर दें या 8 से तकसीम कर दें। ठीक है, वो पुराना ओल्ड फैशन वे जो आप सीख के आए। ठीक है जी, आगे आ गया जी टूज कॉम्प्लीमेंट जी। हाँ जी, ये अभी हमारा रहता था टूज कॉम्प्लीमेंट, हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। टू कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ये देखें जी। किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर जो हम डिजिटल सिस्टम्स में स्टोर करते हैं, आप -13 को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो -13 को स्टोर करने का तरीका आपके पास क्या है कि आप 13 का बाइनरी नंबर जनरेट करेंगे जी। तो आपने जनरेट किया जी 2 6 12 और ये बराबर है 1 के। ठीक है जी, और आपने सॉरी 2 3 6 1 के बराबर और 2 1 2 और ये 0 के बराबर, तो 1 0 2 1 2 3 6 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 सॉरी 1 1 0 1 जो है ये आपके पास 13 का बन गया जी। ठीक है, तो इसका मतलब है 13 जो है ये 1 1 0 1 के बराबर है। समझ आ रही है जी। तो अब आप देख सकते हैं जी कि आपके पास 13 इसके बराबर है, -13 को हम स्टोर करना चाहते हैं। डिजिटल की दुनिया में माइनस नंबर जो हैं ये टूज कॉम्प्लीमेंट का नंबर कैलकुलेट करके उसके हिसाब से जो है ये स्टोर किए जाते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है जी? टू जो भी आपके पास बाइनरी होता है उसको आपने 1 कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो उसको इन्वर्ट कर दो, 0 0 1 0। समझ आ गई कि उसके अंदर आपने जितनी 1 है उसको 0 बना दो और जो आपके पास 0 है उनको आप 1 बना दो। ठीक हो गया, तो आपके पास ये 1 कॉम्प्लीमेंट बन गया। 2 कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए इसके अंदर 1 को ऐड कर दो, तो ये 1 1 0 0, ये आपके पास 13 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और इसके साथ आप 1 लगाओगे तो इस तरह आपके पास, नहीं जी लास्ट सेशन नहीं है जी, 1 0 0 1 1 ये नंबर जो है ये बाइनरी सिस्टम में जाके -13 के लिए स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा? ये 1 बताएगा पहले वाला कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और ये जो है ये वाला पोर्शन जो है ये 2's कॉम्प्लीमेंट है किसका जी? 13 का। समझ आ रही है जी? ये नोटेशन आपको समझ आनी चाहिए जी। ठीक है, कि जी हम किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे स्टोर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आगे देखें जी, मैं एक और एग्जांपल आपको करवाता हूँ। आपके पास नहीं जी, ये मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, करवाऊंगा, आप काइंडली थोड़ा सा ना वेट किया करें, मैं भागने वाला नहीं हूँ। ठीक है, समझाने वाला हूँ। अब आप देखें जी, यहाँ पे आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल -21। ठीक है, हम इसको जो है ना वो स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो -21 है ना, तो आप 21 का जो है ना पहले तो डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 10 पे डिवाइड करेंगे 1, 2 5 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया, और 2 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, और उसके बाद आपने 2 1 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास नंबर बन गया जी 1 0 1 0 1। ये देखिए जी, ये आपके पास इस तरह आप इसको ले लेंगे तो ये 101 बन गया। ठीक है, अब इसका 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। 1 कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0 को 1 बना दो जी, 1 0 1 0 1 और 0, ये 1 कॉम्प्लीमेंट है। 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके अंदर 1 को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 0 1 1 0 1 और 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -21 की। ठीक है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस नहीं, ये 21 का 2 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये वैल्यू जो है ये 21 का 2 कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके साथ लेफ्ट मोस्ट बिट जो है जिसे साइन बिट कहा जाता है, इसको आप ऐड करें और इसको आप जो है वो स्टोर कर दें। तो ये वाली बिट बताएगी कि ये नेगेटिव नंबर है, अगर यहाँ पे 0 हो तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, और अगर यहाँ पे 1 हो तो ये एक नेगेटिव नंबर होता है। और इस इन को हम जब तब्दील करेंगे 0 1 0 1 1 को, ये एक 1 मेरा ख्याल है मैंने ज्यादा लगा दिया, 0 1 0 1 1, तो ये बराबर होगा 21 का 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो इस तरह आप कैसे, ये 1 हमने खुद लगाना है जी, कि ये पैरिटी बिट है, साइन बिट हम इसे कहते हैं जी, साइन बिट। ठीक है, ये साइन बिट है, यही तो बताती है कि एक नंबर जो है वो नेगेटिव, अगर किसी भी
बाइनरी नंबर का लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है वो 1 होगा तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और अगर उसमें 0 होगा तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। ये मैंने आगे की बात बता दी आपको असल में, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, कि ये असल में ये है 2 कंप्लीमेंट, ठीक है। और मेमोरी में ये इस तरह जाके स्टोर होगा। एक डिजिटल सिस्टम नंबर, एक डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। उसे उसे एक नंबर मिला जी 01011। अब उसे क्या पता कि ये 2 कंप्लीमेंट किस शक्ल में स्टोर हुआ है या नॉर्मल नंबर है, क्योंकि अगर वो इसे नॉर्मली डील करे तो ये नंबर पता क्या बनता है, ये हो गया 1 2 4 और 8, तो 8 2 10 और 11, तो ये 11 के बराबर है। ये वाला नंबर जो है ये 11 के बराबर है, समझ आ रही है। अब वो इसे 11 समझे या 21 का कंप्लीमेंट समझे, ये लेफ्ट मोस्ट बिट उसे बताएगी। जब उसने रीड किया उसने कहा 1 है तो इसका मतलब है इससे अगला जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को वो रिवर्स बैक करेगा और इसको कैलकुलेट करेगा, तो उसे यहाँ पे 21 ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो वो ये समझेगा इसका मतलब है कि ये -21 है, ये 21 नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह वो कॉम्प्लीमेंट नंबर के जरिए जो है वो इसको कैलकुलेट करेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है जी, अच्छा लफ्ज आपने जो है ना वो बताया जी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। थोड़ी सी जहमत कर लीजिएगा, जब आप इन हैंडआउट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम 2's कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से स्टोर करते हैं। ये रट्टा लगाना है जी, ये 3 पॉइंट आपके जहन में फिक्स होने चाहिए, रट्टा लगा होना चाहिए जी। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में अगर आप एक नंबर को बाइनरी में चेंज करके साइन मैग्नीट्यूड बताते हैं तो मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा और मिनिमम नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 2n-1 एंड -2n-1 और 1-1, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जी ये देखें जी, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे पास 8 बिट्स हैं जी, ठीक है जी, कितनी है जी 8 बिट्स। अब इसको हमने नंबर स्टोर करना है तो मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर हो जाएगा और मिनिमम कितना नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। साइमा इस वक्त मेरे जहन में ना बिग एंडियन और लिटिल एंडियन का बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इसके हवाले से मेरे ना जहन में ये नहीं है, ये असेंबली का टॉपिक है, बिग एंडियन और लिटिल एंडियन। अच्छा यहाँ पर देखें जी, मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर हो सकता है जी, ठीक है। आज बस खत्म कर रहा हूँ जी, मैक्सिमम ये कितना नंबर हो सकता है और मिनिमम ये कितना हो सकता है, समझ आ रही है। इन दोनों पॉइंट्स को समझें जी। 8 बिट नंबर है, 8 बिट का अंदर स्टोर करना है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना होगा, ये सवाल है जी। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि जी अगर तो साइंड मैग्नीट्यूड है, यानी नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर इस फार्मूले से कैलकुलेट करो 2 raised to the power n-1 तो 2 raised to the power 8 -1 2 की ताकत 7 -1 2 की 7 बराबर है 128 -1, तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर 127 यहाँ स्टोर हो सकता है 8 बिट नंबर में। और उसके बाद मिनिमम नंबर के लिए क्या है -2 raised to the power n-1 over -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम है, तो 127 से लेकर -127 तक की वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। सॉरी यहाँ पे लिखते हैं -127 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है अगर 8 बिट नंबर हो, और केस कौन सा हो कि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी वो पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव नंबर भी वो स्टोर कर सकता है, समझ आ रही है बात। और अगर वो 2 कंप्लीमेंट के साथ स्टोर कर रहा है, 2 कंप्लीमेंट के साथ स्टोर कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, तो फिर रेंज बदल जाएगी। ये देखें फिर रेंज क्या है 2 की पावर n-1 यानी इधर 127 ही आएगा और इधर 1 -1 जो है वो खत्म हो जाएगा, तो -128, यानी 8 बिट का नंबर जो है ये 127 से लेकर -128 तक की वैल्यू को कर सकता है अगर 2 कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह आपने ये तीनों फार्मूले 100% अपने जहन में बताने हैं। 8 बिट हो तो 8 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 16 बिट होगा तो 16 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपके पास 32 बिट होगा तो 32 बिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये रेंजेस आपको पता होनी चाहिए कि जब हम एक नंबर को मेमोरी में स्टोर करते हैं और बिट्स के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, तो ये 3 फार्मूले हैं, 3 ही सिचुएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टोर करने हैं या सिर्फ पॉजिटिव स्टोर करने हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव को
टू कम्प्लीमेंट बना के स्टोर करना है तो 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जो है ना आ सकते हैं। 1 और 2 कम्प्लीमेंट मैंने पढ़ा दिया जी। आस्की करेक्टर, बीसीडी करेक्टर, एफसीडी, ये वो कोडिंग स्कीम्स हैं जो इंटरनेशनली बनी हुई हैं, जिनके तहत हम नंबर्स को और टेक्स्ट को कोड अलॉट करते हैं। और लॉजिक गेट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। ये इनके जी डायग्राम और इनके टेबल हैं जी। एक स्टूडेंट ने पूछा था जी इनके डायग्राम और टेबल, इन टेबल्स को भी आपने देख लेना है जी, ठीक है। सारे गेट्स के टेबल यहाँ पर मौजूद हैं, ऐड किए हुए हैं, और ये बूलियन अलजबरा के रूल्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं जी, ठीक है। कल इसका लास्ट सेशन होगा जी इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हमारा डीएलडी का पोर्शन भी जो है ना वो खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स के बारे में हमने बात की थी। ये हमारे पास आस्की, बीसीडी, एब्स्ट्रिक और यूनिकोड करैक्टर स्कीम्स हैं। इन तमाम के आपको एब्रीवेशन आने चाहिए, और इन तमाम की बेसिक लॉजिक का भी आपको पता होना चाहिए। मैं ये जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की थी ना हमने, कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं और नंबर्स को, करैक्टर्स को हम जो है वो बाइनरी के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या उसमें हम चेंज करते हैं, तो उनके फिर स्टैंडर्ड बने थे। आस्की कोडिंग स्कीम है। आस्की की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए जी। आस्की कोडिंग स्कीम क्या है? आस्की टेबल है बाकायदा। आस्की कोड क्या है? ये 7 बिट भी हैं और 8 बिट भी हैं। अगर 7 बिट लेंगे तो 126 कैरेक्टर्स हैं, और इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसमें 258 बिट है, और 256 कैरेक्टर्स जो है ना उनको वो सपोर्ट करता है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये इतनी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली है, और कंप्यूटर फंडामेंटल में भी ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। देखें जी, पहले ये 7 बिट करेक्टर कोड था, तो उस वक्त 2 की ताकत 7, 128 करेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता था। फिर इसको बाद में 8 बिट बना दिया गया, तो ये 256 करेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह ये मुख्तलिफ इसके स्टैंडर्ड्स हैं। अब इनका एक पूरा टेबल होता है, इसमें ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, जितने भी करेक्टर्स हैं उन तमाम की एक वैल्यू है, ये लिखी हुई है आपके सामने। इन वैल्यूज का आपसे कोई मैटर नहीं है कि ये किस तरह काम करती हैं या नहीं करती, ठीक हो गया। और उसके बाद इसी तरह एक और कोडिंग स्कीम थी बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये 4 बिट का कोड होता था, ठीक है। फिर बीसीडी को एक्सटेंड किया गया था, तो एब्सिडिक नाम की एक कोडिंग स्कीम आई थी। और उसके बाद आजकल यूनिकोड चल रही है, जिसके अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 65,000 के करीब जो है ना वो लेटर्स हैं जिनको ये सपोर्ट करती है। यूनिकोड टेबल और यूनिकोड करैक्टर्स जो हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि यूनिकोड कितने हैं जी, और ये टोटल कितने करैक्टर्स को सपोर्ट करता है। लो जी, यूनिकोड वर्जन 14.0 भी मौजूद है, जो कि 1,44,697 करैक्टर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके जो ओल्ड वर्जन है, जो करंटली मोबाइल्स और हर जगह पे इस वक्त जो चल रहे हैं, वो 65,000 के करीब कुछ करैक्टर्स हैं जिनको यूनिकोड सपोर्ट करता है, ठीक है। ये वो कोडिंग स्कीम्स हैं, इनके नाम आपके जहन में होने चाहिए। लॉजिक गेट्स के बारे में हमने डिस्कस पहले भी कर ली थी। ये उनके टेबल हैं। ये एंड है, ये इसका सिंबल है, ये इसका टेबल है। बहुत ही सिंपल आर गेट है, और इसी तरह उसका सिंबल आ गया, और उसकी इनपुट और आउटपुट्स आपके सामने हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो फिर भी नैंड जो है, ये नॉट ऑफ एंड का कॉम्बिनेशन है, नॉट ऑफ एंड का। यानी नैंड को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये नॉट ऑफ एंड है। एंड के सामने अगर आप नॉट का गेट लगा दें, ये देखें ये एंड है, और उसके बाद आप नॉट लगा दें तो ये नैंड बन जाता है, और इसकी आउटपुट आपको पता है फिर उल्ट हो जाएगी। जैसे देखो ना, एंड के अंदर हमारे पास 0 0 0, अगर एंड लें तो 0 0 0 होता है, तो ये नैंड में ये 1 हो जाएगा। 0 1 भी 0 होता है एंड में, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1 0 जो होता है ये भी एंड गेट के अंदर 0 होता है, लेकिन जब नैंड में आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर को अगर हम देखें तो नॉट ऑफ आर है, यानी आर के आगे आपने जो है वो नॉट गेट को लगा दिया, तो इसका टेबल भी एक किस्म का उल्ट हो जाएगा। सिंबल भी आपके सामने है। एक्सॉर जो है ये एक ऐसा गेट होता है, ये स्पेशल टाइप का गेट है। इसकी सिंबल देख लें, प्लस के ऊपर इस तरह गोल दायरा लगा होता है, और ये उस सूरत में 1 जनरेट करता है जब दोनों की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर सिमिलर वैल्यू हो तो ये 0 जनरेट करता है, ठीक है जी।
यानी 0 0 पे भी ये 0 होगा और 1 1 पे भी ये 0 होगा। जब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो उस सूरत में इसने जो है वो इनपुट 1 देनी है, आउटपुट जो है वो 1 देनी है, अदरवाइज ये 0 ही जनरेट करेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है जी। उसके बाद एक्स और जो है उसका भी एक्स नॉर मौजूद है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने एक्स और के आगे जो है वो नॉट लगाया हुआ है और इसका टेबल टोटल उल्ट हो गया। एक्स नॉर टेबल के अंदर क्या हो गया कि जहां पर सिमिलर इनपुट है वहां पर 1 आएगा और जहां पर डिसिमिलर इनपुट होगी वहां पर 0 आएगा। इस हवाले से जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए प्लीज। ये सिंपल टेबल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बूलियन अलजबरा। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो जिनकी बुनियाद के ऊपर हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। बूलियन अलजबरा में वेरिएबल्स की सिर्फ और सिर्फ एक्स नॉर का टेबल एक्स आर का उल्ट है जी, बस नॉर करके देखें। एक्स और के टेबल को पहले एक्स और का पता होगा तो एक्स नॉर को की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखें जी आपके पास बूलियन अलजबरा की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें वेरिएबल्स की दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 1 फॉर हाई एंड बाइनरी 0 फॉर लो होती है, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी को हम ओवर बार ऑपरेटर के साथ जो है ना वो मेंशन करते हैं। ओवर बार यानी बी के ऊपर जब हम ये लगा देते हैं तो इसको हम ओवर बार ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इस ऑपरेटर के जरिए हम इसको करते हैं। बी का बार जो है इसका मतलब है कंप्लीमेंट है इसका, बी इज इक्वल टू 0 अगर हो तो जब आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, और अगर बी 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट, जिसे आप नॉट भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स जो है ना वो मौजूद हैं और इनको हम मुख्तलिफ सिम्बल्स के साथ जो है ना वो जाहिर करते हैं। ये बूलियंस के कुछ लॉज हैं, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में जब सेट का चैप्टर पढ़ते थे, जब आप रिलेशन का चैप्टर पढ़ते थे तो आप कुछ ना कुछ वहां पर जो है ना अपने जो है ना वो लॉज पढ़ते थे। तो इसी तरह हमारे पास बूलियन अलजबरा के भी कुछ लॉज हैं। मसलन सबसे पहला लॉ, ये नाम जरूर याद रखने जी आपने, इस तरह की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। मसलन कमोटेटिव लॉ क्या होता है कि जब आप ए एंड बी लें तो वो बी एंड ए के बराबर होता है, ए और बी लेंगे तो वो बी और ए के बराबर होता है। तो यहाँ से किसी भी किस्म का सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ से किसी भी किस्म का, ठीक है जी। आर ऑपरेटर जो है ये बाई प्रॉपर्टी कमोटेटिव है या नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप देखें आर आर ऑपरेशन जो है ये भी कमोटेटिव है और एंड ऑपरेशन भी कमोटेटिव है, बाकी किसी का यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस हवाले से आपने ये भी देखना है कि आर ऑपरेटर पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, एक्स और पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती, ये चीजें आपने जहन में रखनी है जी। सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर देंगे तो आपकी जो आउटपुट है लॉजिक सर्किट की वो चेंज नहीं होती। ये कौन सा लॉ स्टेट करता है, तो ये बूलियन अलजबरा का कमोटेटिव लॉ जो है वो बताता है। एसोसिएटिविटी क्या है जी? This law states that order in which the logic operations are performed is irrelevant as their effect is the same. जिस तरतीब से आप एक आप कर रहे हैं, जैसे आपने a डॉट बी लिया और उसके बाद डॉट सी ले लिया, अगर आप b और c को पहले ले लेंगे एंड और बाद में a कर लेंगे तो इनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। समझ आ रही है? ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो हाँ जी, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ए एक्स और जैसे ये टेबल आपके पास मौजूद है ना, ये वाला टेबल, अब आप देखें ये कौन सा टेबल है आपके पास, ये एक्स और का टेबल है, नॉर का टेबल है। तो नॉर के टेबल में बी को इधर करके देखें तो क्या कोई फर्क पड़ता है? इस तरफ आउटपुट लिख के देखें इसकी, 0 0 से भी 0 है, 1 0 से भी 0 है, 0 1 से भी 0 है और 1 1 से भी 1 है। तो यही वो चीज बता रहा है कि अगर आप अपने किसी भी, ये देखें ना क्या पड़ा हुआ है कि स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज करते हैं, तरतीब उनकी चेंज करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी आउटपुट के ऊपर। ये लॉ जो है ये कमोटेटिव लॉ कहलाता है।
विच सेटिस्फाइज द एक्सप्रेशन। तो ये सारों के ऊपर ही लग रहा है। एसोसिएटिविटी में वो कह रहा है कि आपने जिस ऑर्डर के अंदर लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, आपने पहले ए और बी का एंड लिया और अब उसका एंड सी के साथ ले रहे हैं, शर्ते के सारे ऑपरेशन सेम है, उस सूरत में आपके पास एसोसिएटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आप देख सकते हैं जी, ये एक स्पेशल लॉ है। जब आप एंड और आर को मिक्सअप करते हैं तो उस सूरत में ये आपके पास आ जाता है। ये सारे लॉज आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको बूलियन अलजबरा के हवाले से भी आपने अपने जहन में रखना है और इनके नाम नहीं भूलने। ये वो बूलियन सर्किट के हवाले से भी पूछ सकता है और मैथमेटिक्स के हवाले से भी ये पूछ सकता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ये वाले जो दो लॉ हैं जी, एंड लॉ जो हैं और आर लॉ जो हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं बूलियन अलजबरा में। ए का एंड 0 से लिया जाए तो 0 हो जाता है, ए का एंड 1 से लिया जाए तो ये ए के बराबर होगा, ए का एंड ए से लिया जाएगा तो ये ए है, और ए का एंड अगर उसके कंप्लीमेंट से लिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये लॉज नहीं है, ये एक एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को भी आपने जहन में बिठा लेना है। इसी तरह और जो है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं जी, ए और 0 लेंगे तो ये ए के बराबर है, और इसी तरह ए और 1, इसको मैं आर पढ़ रहा हूँ, प्लस को प्लस नहीं पढ़ रहा, ए और 1 लेंगे तो ये आपके पास 1 के बराबर है। ठीक है, इसका आप देखें, इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इन दोनों को कंबाइन करके याद करेंगे। ठीक है, ए एंड 0 अगर 0 है तो ए आर 0 जो है ना वो इसके उल्टा यानी ए है। ए एंड 1 जो है वो ए है, तो ए आर 1 जो है वो 1 है। समझ आ रही है? तो इस सूरत में आपने इसको देखना है। ठीक है ना, यानी ये चार वैल्यूज टोटल इसके उल्ट आ जाती हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज इसके उल्ट आ जाती हैं, तो उस तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ए डॉट 0 है, 0 है, तो जब ए आर 0 हो जाएगा तो उस वक्त जो है जी, उसके बाद आप देखें जी, इन्वर्जन लॉ आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है और ए का डबल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए के बराबर होता है जब एक कॉम्प्लीमेंट का आप दोबारा डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये जो बूलियन अलजबरा के लॉज हैं, इनके हवाले से और लॉजिक गेट्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जी। बूलियन एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होती हैं और उनको हम कितने तरीकों से डिनोट कर सकते हैं जी। ठीक है, ये लास्ट छोटे छोटे जो हैं ये आपकी समझ में होने चाहिए। इस तरह के बारे में कोई भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी आ सकता है, मैथ के सेक्शन में भी आ सकता है। हाँ जी, प्लस का मतलब बूलियन अलजबरा में आर है और डॉट का मतलब बूलियन अलजबरा में एंड है। ठीक है जी, और प्लस डाल के उसके ऊपर जब दायरा लगा होता है तो उसका मतलब एक्सक्लूसिव और है। ठीक है जी, वो हमारे पास एक्सक्लूसिव और है जी। अब जो बूलियन की एक्सप्रेशन लिखी होती है ये दो शक्लों में लिखी जाती है, या तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में लिखी होती है और प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में लिखी होती है। दो सूरतों में आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम मेंशन जो है ना वो कर सकते हैं। रेडमी, आप अपना माइक क्यों नहीं कंट्रोल करते? आपका माइक थोड़ी देर के बाद ऑन क्यों हो जाता है? काइंडली इसको चेक करें जी। ओके जी, अब आप देखें कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म क्या है और प्रोडक्ट्स ऑफ सम फॉर्म क्या है। ठीक है, अब आप देखें इसमें कि अगर तो आपको ये देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट्स है उनका सम किया हुआ है, ए और बी जरब हो रहे हैं। अगर हम इसको अलजबरे की नजर से देखें ना तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपकी टर्म्स इस तरह की हैं और उनके दरमियान आपने प्लस का सिंबल लगाया हुआ है तो इसे हम कहेंगे कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। देख रहे हैं ना क्लियरली? और अगर आपके पास इस तरह की अलामतें हैं, जैसे ये है, ये आप अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए और प्लस बी सम हो रहे हैं और ये इक्वेशन भी आपके पास सम हो रही है, तो इनको हमने आपस में प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो ये दो सूरतें हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने की। एक को सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरे को प्रोडक्ट ऑफ सम भी कहा जाता है। इनकी शॉर्ट नोटेशन भी है जी। ठीक है, बाजुकात इन्हें एसओपी और पीओएस भी कहा जाता है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये शॉर्ट नोटेशन के हवाले से भी आपने जहन में बिठा लेनी है कि एक बूलियन एक्सप्रेशन को जाहिर करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं जी।
जी। नेक्स्ट हमारे पास आगे जी कुछ बुनियादी सर्किट्स जिनके मैंने नाम आपको बताए थे कि वो सर्किट्स क्या करते हैं। डिजिटल सर्किट्स जो बुनियादी छोटे छोटे सर्किट्स हैं, मैंने कहा था आपने उन सर्किट्स के नाम याद करने हैं जो सीक्वेंशियल और बुलियन सर्किट्स हैं। उनमें सबसे पहला सर्किट है कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर एक डिजिटल सर्किट है जो दो नंबर्स को कंपेयर करता है एंड सेट वन ऑफ इट्स थ्री आउटपुट। उसके पास तीन आउटपुट्स जो होती हैं उनकी वैल्यूज को ये सेट करता है। एक कंपैरेटर सर्किट कंपेयर टू नंबर्स, दो नंबर्स को ये कंपेयर करेगा एंड सेट वन ऑफ थ्री आउटपुट्स, उसकी तीन आउटपुट में से किसी एक आउटपुट की वैल्यू को वो वन करेगा, इंडिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेशन। उस कंपैरिजन ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसके लिए ये करेगा। एक कंपैरेटर सर्किट हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड थ्री आउटपुट्स, तो इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं लेकिन आउटपुट इसकी थ्री होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसको ये प्रॉपर्टीज आपने तीन चार सर्किट्स हैं, ज्यादा नहीं है, जो जो कॉमनली सर्किट्स हैं जी। नहीं जी नहीं, एग्जाम्पल्स में क्यों लिख रहे हैं आप? ये तो ये बार हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ इसको ये देखना है कि ये आपके पास जो है ना प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है और ये सम फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है ना, लिखना या ना लिखना इसका कोई मकसद ही नहीं है, ये तो एक अलग चीज है। ठीक है, फॉर्म को आप जहन में रखें। अब यहां पर देखें जी, इसको इसको जरा फोकस करें। कंपैरेटर सर्किट है, इसी तरह कम्बिनेशनल जो फंक्शनल डिवाइसेस हैं, ये मैंने बताया था ना आपको कि मुख्तलिफ सर्किट्स जो आपने जहन में बिठाने हैं और उनके बारे में आपने पढ़ना है। ये हाफ एडर है, इसी तरह ये हमारे पास फुल एडर है, मेरा ख्याल है ये हाफ एडर का था तो ये फुल एडर का है। हाँ जी, ये फुल एडर का है। ठीक है ना, ये वो सर्किट्स हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे कि डीएलडी का मकसद हमारे पास क्या है कि इसके जरिए हम कुछ सर्किट्स बनाते हैं। कुछ सर्किट्स हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशनल होते हैं। ठीक है, और वो हमने शुरू में तीन तीन किस्म की तारीफें जो है ना वो पढ़ ली थी, सीक्वेंशियल है, कॉम्बिनेशनल है। तो उनके अंदर हमने ये देखा था एक वो सर्किट्स हैं जो सिर्फ प्रोसेसिंग करते हैं, जो लॉजिक गेट्स की मदद से बने हुए हैं। एक वो है जिनके अंदर एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट भी शामिल होता है, और तीसरा वो था जिसके अंदर सिक्वेशनल और कॉम्बिनेशन को हम दोनों मिलाकर यूज करते हैं, जो हमारे पास प्रोग्रामेबल फंक्शनल डिवाइसेस पीएलडीज बन जाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उनमें से तीन जो मशहूर सर्किट हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक कंपैरेटर, ठीक है, और एक एडर का और एक फुल एडर का। ये तीन सर्किट्स जो हैं ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज को जहन में रखना है क्योंकि ये कॉमन है किसी भी डीएलडी के लिए। ये क्वेश्चन पूछना कि व्हाट इज कंपैरेटर, ये कोई नई चीज नहीं है। कंपैरेटर एक छोटा सा सर्किट है जो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है, ये देखें, कंपैरेटर सर्किट कंपेयर टू नंबर्स एंड सेट वन ऑफ इट्स थ्री आउटपुट। तो इसमें जो चीज आपने याद करनी है, अगर हम यहाँ पे इसको देखें कंपैरेटर को, ठीक है, और इसका इमेज देखें तो ये इसका इमेज है जी। कंपैरेटर जिसकी आउटपुट कितनी है? हाँ जी, तीन आउटपुट्स हैं जी, वी एस है, वी एस है, वी आउट। लेकिन इसमें तीन आउटपुट्स होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उससे भी आएगा जी। बिल्कुल आ गया जी, ये वाला है जी। ठीक है, ये वाला हमारा कंपैरेटर, ये सबसे बेहतरीन है। ठीक है जी, ये कंपैरेटर हमारा सर्किट है कि आप देखें इसमें तीन आउटपुट हैं, एक, दो और तीन। यानी इसमें तीन इनपुट्स जितनी मर्जी होंगी लेकिन आउटपुट्स आपके पास तीन होंगी। इन तीनों में से एक वैल्यू को ये सेट करता है और यही उसने लिखा हुआ है। पढ़ें जरा कि कंपेयर, दो नंबरों को कंपेयर करेगा और उसकी जो तीन आउटपुट्स हैं उसमें से वन ऑफ द थ्री आउटपुट्स को, जो वो आउटपुट को वन इंडिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन, किसी एक की वैल्यू को जो है वो सेट करेगा। वो वैल्यू कैसी है, मसलन आप देखें इस डायग्राम में, अगर तो दो वैल्यू जो कंपेयर की हैं उनमें ग्रेटर देन इक्वल हुआ है तो फिर यहाँ पे वो वैल्यू सेट करेगा, अगर इक्वल है तो यहाँ पे, और अगर लेस देन है तो यहाँ पे वो वैल्यू सेट करेगा। ठीक है, तीन आउटपुट हो सकती हैं और उसकी मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं। अब वो वैल्यूज क्या हैं देखें। टू बिट कंपैरेटर सर्किट दो बिट्स ए और बी को वो कंपेयर करता है और उसके बाद कंपैरेटर सर्किट के पास तीन आउटपुट्स होती हैं। अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो वो ए ग्रेटर देन बी वाले को वन कर देगा, अगर ए इक्वल बी है तो ए इक्वल बी वाले को वन कर देगा, और अगर उसके पास ए लेस देन बी है तो ए लेस देन बी वाली आउटपुट को जो है वो वन कर देगा। सिर्फ ये तीन बातें
आपने अपने जहन में बिठानी है तो आपको ये कंपैरेटर का जो आपका सर्किट है ये कवर्ड है। इस हवाले से अब अगर वो आपसे कोई पूछेगा कंपैरेटिव सर्किट के हवाले से, वो इसकी इनपुट्स के बारे में पूछ सकता है, आउटपुट के बारे में पूछ सकता है, और दो वैल्यूज दे के आपसे पूछ सकता है कि कौन सी वैल्यू को वो सेट करेगा। मसलन ए और बी की डिफरेंट वैल्यू वो दे आपसे और आपसे पूछे कि जी जो आउटपुट के ऊपर जो इसके पास तीन ऑप्शंस हैं ग्रेटर देन या बी, तो उसको ये किस तरह से आउटपुट शो होगी। हाँ जी, वन आउटपुट शो होगी जी, 100% वन, क्लियरली लिखा हुआ है, वन ऑफ इट्स थ्री आउटपुट। ए और बी की वैल्यू है, 2 बिट वैल्यू है, और अगर ये वैल्यू इक्वल है तो इक्वल वाले पे शो करेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन वाले पे शो करेगा, और अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाले पे शो करेगा। ठीक है ना, एक जगह पे इसने उसकी वैल्यू को वन देना है, आउटपुट टू वन। सेट का मतलब भी यही होता है और आउटपुट टू वन का मतलब भी यही होता है, और यही चीज डायग्राम में भी वो शो करा रहा है। आप देख सकते हैं कि एन बिट कंपैरेटर है, ए और बी जितनी बिट्स आती रहेंगी दोनों बिट्स को देख के इन तीनों में से एक जगह पे वो वन देगा, जहां से पता चल जाएगा कि ये इक्वल हैं। नजर तीन आ रहे हैं लेकिन वैल्यू तो एक की वन होगी, बाकी दो की जीरो होंगी ना। जब दोनों की वैल्यू जीरो होंगी, जिसकी वन होगी इसका मतलब है ये वो है। ठीक है ना, एक बल्ब लगा हुआ है ए ग्रेटर देन बी वाला, दूसरा ए इक्वल बी वाला, और तीसरा ए लेस देन बी वाला, तो जो वैल्यू वो बराबर होगी वो वाला बल्ब रोशन होगा, बाकी दोनों ऑफ पे ऑफ रहेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, ये लेस देन है। क्लियर है इसमें? तो ये इस तरह करके आपको जो है ना वो आउटपुट देगा। ठीक है ना। लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है, ये देखें जी तीन आउटपुट हैं, दो इनपुट हैं, अगर लेस होगा तो यहाँ पे वन जाएगा, अगर इक्वल होगा तो यहाँ पे वन जाएगा, और अगर ग्रेटर होगी तो यहाँ पे जाएगी। लुक इनपुट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, वन और जीरो जो है आप देखें ये वन है और ये जीरो है, ये इक्वल नहीं है, तो वन इज ग्रेटर देन जीरो है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन है, यहाँ पर भी वन है, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे आके जो है वो इक्वल में वन आएगा। ठीक हो गया, यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, तो ये यहाँ पे जाके लेस के अंदर जाके वैल्यू देगा। तो इस तरह इसने इसको जनरेट करना है इनपुट को, ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी के हिसाब से। और ये भी ध्यान में रखें जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है। तीन तरीकों से ये वैल्यूज को जनरेट कर सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है जी कंपैरेटर के बाद, ये आउटपुट्स भी लिखी हुई हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉम्बिनेशंस को याद रखें। आगे आते हैं जी कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस। कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस हमारे पास वो हैं जिनकी मदद से आपका एएलयू बनता है, यानी एडिशन ये एडिशन करने वाले एडर्स कहलाते हैं, कंपैरिजन वाला कंपैरेटर कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग करने वाले को मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग करने वाले को, ये सारे वो फंक्शनल डिवाइसेस हैं जिनमें यही गेट्स लगे हुए हैं, और इन गेट्स की मदद से ही आप सारे जो आपके पास छोटे छोटे डिवाइसेस जो हैं वो बनते हैं। मैंने कहा था 3 4 5 डिवाइसेस के नाम आपने याद कर लेने हैं, जिसमें एडर है, कंपैरेटर है, मल्टीप्लेक्सर है, एनकोडर है, डिकोडर है, काउंटर है। काउंटर की इकसाम होती हैं अप काउंटर, डाउन काउंटर और रैपल। ये 4 5 डिवाइसेस हैं जो मिलकर बनते हैं। और वो बिल्कुल पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल और फंक्शनल डिवाइसेस। अब हम कॉम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा गेट मिलकर कोई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। लहदा गेट्स कुछ नहीं है, कुछ गेट्स मिले हुए हैं और मिलकर कोई फंक्शनैलिटी। तो इसमें सबसे कॉमन जो सर्किट है वो हाफ एडर सर्किट है। ठीक है, हाफ एडर सर्किट में आप देखें दो इनपुट्स होंगी और ये इनको ऐड करेगा, एक जगह ये सम देगा और एक जगह ये कैरी देगा। क्योंकि एक सिचुएशन हाफ एडर में ऐसी आती है कि जिसके अंदर कैरी जनरेट होता है। मसलन इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू वन है, जीरो और वन जब जमा होते हैं तो जवाब वन आता है और कैरी जीरो आता है। जब इसकी वैल्यू चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई हो सकते हैं। पहले इधर वन आया, इधर जीरो आया, तो अब इधर आउटपुट देखें क्या आएगी, 1 + 0 1 है, तो सम 1 आएगा, कैरी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन आपने ट्राई किया तो यहां पर आपके सामने ठीक है। उसके बाद आप देखें जी, ओके जी, दूसरे कॉम्बिनेशन में आप देखें जी यहाँ पर
1 है और यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 2 होते हैं, तो 2 की जगह क्या आता है, जब बाइनरी का 1 होता है जमा तो यहाँ पे 0 आता है सम में, और एक जो है वो कैरी होता है, तो सम के अंदर जो है वो दूसरे केस में 0 जाएगा, कैरी के अंदर 1 जाएगा। तीसरा केस यहाँ पे क्या हुआ कि ये 0 है और ये आपके पास 1 है, 0 और 1 जो है ये 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और चौथा केस हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा, तो दोनों में जो है वो आपके पास 0 जाएगा। ये एक किस्म का टेबल भी बन गया इसका, और ये हाफ एडर सर्किट की एक्सप्लेनेशन भी है। हाफ एडर सर्किट में देखें, हाफ एडर सर्किट में इनपुट्स कितनी है जी, 2, आउटपुट्स कितनी है जी, 2। कौन कौन सी जी, एक में सम जाएगा और एक में कैरी होगा। ठीक है, इस तरह करके आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे जी। देखें जी, आपके पास पहली जो जो जनरल बातें हैं वो तो इसके बारे में याद हो। हाफ एडर सर्किट में 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होती हैं। इनपुट कौन सी हैं, कोई भी 2 इनपुट हो सकती हैं बाइनरी। आउटपुट में एक आउटपुट का नाम सम होगा और एक में कैरी बताएगा। अब जब 2 वेरिएबल होते हैं ना, याद रखिएगा, जिस सर्किट में 2 वेरिएबल जा रहे होते हैं वहां 2 की ताकत 2, 4 पॉसिबल सूरतें बन सकती हैं। अगर 3 वेरिएबल हो तो 2 की ताकत 3, यानी कि 8 पॉसिबल सूरतें जो है वो बन सकती हैं। तो वो जो पॉसिबल सूरतें यहाँ पर बननी है वो क्या है, जो पॉसिबल सूरतें इस शक्ल में बन रही हैं वो हमारे पास क्या है, उसमें आप देखें जी कि यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ भी फिर आपके पास 1 है और यहाँ आपके पास 1 है, यहाँ आपके पास 0 है और यहाँ आपके पास 1 है, और यहाँ आपके पास 0 है और यहाँ भी आपके पास 0 है। ये 4 पॉसिबल सूरतें आपके पास बनेंगी। ठीक है, जब 1 और 0 ऐड होंगे तो 1 प्लस 0 बाइनरी में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 आएगा और कैरी में क्या शो होगा, 0 शो होगा। जब 1 प्लस 1 होगा तो ये 2 के बराबर होता है, और बाइनरी में ये इस तरह लिखा जाता है, 0 यहाँ लिखा जाता है और 1 इसका कैरी होता है, तो सम के अंदर 0 आएगा और कैरी के अंदर जो है वो 1 आएगा। उसके बाद दोनों सूरतों में 1 प्लस 0 में यहाँ 1 यहाँ 0, और चौथी सूरत में यहाँ भी 0 और यहाँ भी आपके पास जो है वो 0 आएगा। ये फंक्शन है आपके हाफ एडर का। ठीक है, और यहाँ पर इसकी मुकम्मल जो डेफिनेशन है वो आपके जहन में होनी चाहिए जी। 2 इनपुट्स 2 आउटपुट, और आउटपुट में 2 आउटपुट कौन कौन सी हैं वो आ गई। ठीक है जी, शकील साहब क्लियर है? जी, अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी हाफ फुल एडर। फुल एडर जो होता है उसके बारे में पढ़ें जी। फुल एडर क्या है, विच एड्स 3 इनपुट्स, ये 3 इनपुट्स को। अब आप देखें, फुल एडर की पहली पहचान आपने जो याद करनी है वो क्या है कि इसमें 3 इनपुट्स होती हैं। 3 इनपुट्स कैसे होती हैं, 2 नंबर होते हैं ए और बी, और तीसरा कैरी इन होता है, और उसके बाद इसकी आउटपुट 2 होती हैं, एक में सम और एक में कैरी आउट। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो आपने ये जहन में बिठानी है ना कि जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, कि जी एक आपके पास यानी फुल एडर एक ऐसा सर्किट है कि जो जिसकी 3 इनपुट्स हैं, इनपुट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2, यानी 2 नंबर होंगे, तीसरा कैरी इन आएगा इसके अंदर, और इसकी आउटपुट 2 है, एक सम है और एक कैरी आउट है, और ये इस तरह से काम करेगा, तो हमारे पास ये फुल एडर सर्किट कहलाएगा। ठीक है जी, इसमें अब आप देखें 8 इनपुट्स बनेंगी, 8, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब आपके पास 2 कॉम्बिनेशन होते हैं तो उस वक्त आपके पास 2 अगर इनपुट हो तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जब आपके पास 3 इनपुट हो तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2 की ताकत 3, 8 होते हैं, तो इसमें 8 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है ना वो बन सकते हैं, और वो 8 कॉम्बिनेशन जो है ना वो क्या क्या बन सकते हैं, 0 0 0। ठीक है, यानी अब आप इसको इस तरह लिखें जी, ए है, बी है, और ये आपका कैरी है, कैरी 1 जो है, ठीक है, कैरी 1। तो पहला कॉम्बिनेशन ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0 हो सकता है, फिर ये 0 0 1 हो सकता है, फिर ये 0 1 0 हो सकता है, फिर ये 0 1 1 हो सकता है, फिर ये 1 0 0 होगा, फिर ये 1 0 1 होगा, फिर ये 1 1 0 होगा, और फिर ये 1 1। ये 8 कॉम्बिनेशन आपके। हाँ जी, तो ये देखें जी, हमारे पास ये मैंने कहा था कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो ना तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 8 कॉम्बिनेशन आपके सामने बना दिए। ए की वैल्यू 0 होगी, बी की भी 0 होगी, और कैरी एन भी 0 होगा। दूसरे सूरत में
ए और बी 0 है और कैरी 1 होगा। तीसरी सूरत में 0 1 है और 0 होगा। तो ये पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन जो इधर से इनपुट हो सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर सम आएगी। तो ये आपके पास एक किस्म का टेबल बन जाएगा कि आपके पास फुल एडर सर्किट जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो आपने सिंपली जी, तो अब आप देखें जी यहाँ पर आवाज आ रही है ना जी मेरी? क्या लिख रही है जीनत आप? कोई नहीं आया अब तक रीज्वाइन में, क्या लिख रहे हैं? क्लियर है सर आवाज। ओके जी, अब आप देखें जी ये जो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसके आगे आप सम अप कर सकते हैं। 0 0 जब 0 होगा तो उस वक्त आपके पास सम के ऊपर भी 0 होगा, कैरी के ऊपर भी 0 होगा। जब 0 0 1 होगा तो सम के ऊपर 1, कैरी के ऊपर 0 होगा। जब 0 1 0 होगा तो सम के ऊपर फिर 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा। यानी इस कॉम्बिनेशन को 2 और 3 हो गए। चौथे कॉम्बिनेशन में आपके पास ये 0 -1 आ चुका हुआ है। तो इस सूरत में इस सूरत में आप देखें जी ये 0 1 1 जब आएगा तो 1 + 1 जो होता है ये हमारे पास 1 0 के बराबर होता है। तो सम के ऊपर जो है वो 0 आएगा और यहाँ पर जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका फुल एडर जो है ना वो काम करता है। जब यहाँ पर आएगा इस आउटपुट पे तो फिर सामने 1 आएगा और कैरी पे आपके पास 0 आएगा। फिर इस कॉम्बिनेशन में भी आपके पास सम के ऊपर 0, कैरी के ऊपर 1 आएगा। इस कॉम्बिनेशन में सम के ऊपर 0 और इधर 1 आएगा। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है सम के ऊपर भी आपके पास 1 आएगा और कैरी के ऊपर भी आपके पास 1 आएगा। हाँ जी, तीनों को जमा करना है, सिंपली जमा करना है ईशा आपने। आपके पास तीनों को जमा करना है और उसके बाद आपने देखना है कि इसका सम क्या बन रहा है और इसका कैरी क्या बन रहा है। जो सम है वो सम के ऊपर आउटपुट जाएगी और जो कैरी हो रहा है वो कैरी के ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फुल एडर सर्किट है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो टेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर याद करने वाली क्या है, फुल एडर सर्किट जो है उसकी इनपुट कौन कौन सी है और उसकी आउटपुट कौन कौन सी है। ठीक है, 3 इनपुट्स हैं जिनमें 2 नंबर होंगे, तीसरा कैरी इन होगा। इसकी 2 आउटपुट्स हैं, एक सम और एक कैरी आउट की आउटपुट होगी। ठीक है, रियल लाइफ में ये आपके ALU के अंदर चल रहे हैं। क्या हो गया आपको? ये आपके ALU के अंदर यही सर्किट लगे हुए हैं, फुल एडर और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो आप पढ़ के आए हो। ये तीनों सर्किट ALU में चलते हैं, फुल एडर, हाफ एडर और कंपैरेटर। कंपैरेटर लॉजिक यूनिट में लॉजिक सेक्शन में चलता है और फुल एडर और ये जो हैं ये सारे आपके इसमें चलते हैं। ठीक है, और जो काउंटर के स्ट्रक्चर है, काउंटर के जो जो अप काउंटर डाउन काउंटर जो हैं ये आपके उन नंबरों पे चलते हैं। वो जो जहाँ पे आपके नंबर नहीं चेंज हो रहे होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3, वो जो इस तरह की मशीनें लगी होती वहां पर काउंटर के सर्किट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये इसका बेसिक सर्किट है जी। ये सीन क्यों है, ये कोई इसकी लॉजिक नहीं है। ये एक सर्किट बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने कि जिसके पहले हाफ ऑफ एडर के साथ इनपुट जमा करना पड़ता था। ठीक है, तो हाफ एडर 2 लगाने पड़ते थे, अब फुल एडर बन गया तो एक ही सर्किट के अंदर जो है ना वो कैरी भी जमा हो जाता है और सारा कुछ जो है ना वो जमा करके तो आउटपुट हासिल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो लो जी ये आपके पास हो गया, आपके पास फुल एडर सर्किट। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सर्किट है जी। बस जी आखिरी टॉपिक है हमारा फ्लिप फ्लॉप का। अभी तक हमने जितनी चीजें ऊपर पढ़ी हैं, गेट और उसके बाद सर्किट्स, ये सारे सर्किट्स जो हैं ये बगैर मेमोरी एलिमेंट के थे। इनमें प्रोसेसिंग की सहूलत है, कैपेसिटी है, लेकिन ये सेव मेमोरी की फैसिलिटी नहीं है। तो रैम कैसे बनती है? अभी तक तो हमने CPU ALU की बात की है, तो रैम कैसे बनती है? आज की जो सॉलिड स्टेट मेमोरी है, जो USB मेमोरी है, ये किस चीज से, किस बला का नाम है, ये कैसे बन गई? रैम को तो चलो करंट देना पड़ता है तो उसमें डाटा सेव रहता है, समझ आ रही है? चार्ज की सूरत में डाटा रैम में सेव होता है और इसीलिए जब चार्ज खत्म तो डाटा भी खत्म। ठीक हो गया। और इसी तरह आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक डॉट्स लगी होती हैं
जिसके ऊपर डाटा सेव हो रहा होता है। आपकी जो फ्लॉपी जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क थी उसके ऊपर लेजर बीम के जरिए डॉट्स लगती थी, तब जाके डाटा सेव होता था। कभी आपने सोचा कि आपकी यूएसबी स्टिक जो है वो हम जब उतार देते हैं ना, उसमें करंट स्टोर होता है, तो उसके अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होता है? समझ आ रही है कि आपके पास एक यूएसबी डिवाइस जो है, एक मेमोरी कार्ड जो है, एक सॉलिड स्टेट डिस्क जो आई है जिसके अंदर मीडिया है ही कोई नहीं, यानी जो आजकल आपके पास एसएसडी हार्ड जिसे आप कहते हैं उसमें चिपें लगी हुई हैं, तो उस चिप के अंदर डाटा कैसे स्टोर रहता है विदाउट एनी चार्ज? सवाल बनता है या नहीं बनता? विदाउट एनी चार्ज जब यूएसबी उतार ली तो उसमें कोई करंट नहीं है, कोई सेल नहीं है उसके अंदर, कैसे स्टोर रह गया उसके अंदर डाटा? ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा है जो उसके अंदर डाटा को स्टोर रखता है? तो उस पुर्जे का नाम है जी फिलिप फ्लॉप। A latch in a temporary storage device है that has two stable state, इसमें जो states होती हैं stable होती हैं। लैच जो है, लैच की मदद से ये मेमोरी बनती है। A latch output can change from one state to other by applying appropriate input। इनपुट्स हम अप्लाई करते हैं तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। लैच नॉर्मली हैज टू इनपुट्स, जिस तरह आपने गेट पढ़े हैं ना कि हमारे पास गेट पढ़े हैं आपने कि एंड गेट क्या है, जिसकी दो इनपुट होती हैं और एक जो है वो आउटपुट होती है। जी, चिप्स सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर जो सबसे छोटा पुर्जा आयशा जवेरिया जनेरा मनेरा जो कुछ भी है वो आपके पास जो होता है वो एक फिलिप फ्लॉप होता है। जिस तरह हम पढ़ के हैं ना कि एएलयू में असल में तो गेट्स चल रहे हैं एंड और नॉट, ठीक है, इसी तरह मेमोरी डिवाइसेस में ये फिलिप फ्लॉप्स और लैचेस चल रहे हैं, ठीक है, ये उनके हैं। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। अब आप देखें लैच नॉर्मली हैज टू कॉम्बिनेशन, ये आपके पास जो है ना वो लैच की तस्वीर है जी। लैच आपके पास जो है इसमें दो कॉम्बिनेशंस होते हैं और ये मुकम्मल डेफिनेशन आपको एसआर लैच और फिलिप फ्लॉप की आनी चाहिए। जिस तरह एंड गेट को आप डिफाइन करना जानते हैं कि जी दो इनपुट्स होती हैं और वो दो इनपुट्स जो हैं वो फलां फलां अगर इनपुट आए तो एक उसकी आउटपुट होती है। तो जरा इसको पढ़ो जी, लैच आउटपुट। A latch is a temporary device that has two stable states, दो इसकी states होंगी। Latch output can change from one state to other, उसकी एक state से दूसरी state को वो possess कर सकता है by applying appropriate input। अगर उसे एक मखसूस input मिलेगी तो वो अपनी states के दरमियान switch कर सकता है। अगर उसकी state Q थी और आपने कोई input दी तो वो Q नॉट पे चला जाएगा। जब आप उसकी state Q नॉट है, आपने कोई input दी तो वो वापस Q पे आ जाएगा। यानी क्या मतलब है? मतलब यही है कि Q फर्ज करें अगर 1 है और Q नॉट 0 है तो एक मखसूस इनपुट के जरिए वो 1 0 के अंदर चेंज हो सकता है और वो अपनी उस हालत को क्या रख सकता है? स्टेबल रख सकता है, ठीक है। यानी अगर उसको Q कर दिया तो वो उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि उसे नई इनपुट नहीं मिलेगी। अगर वो Q नॉट में है तो वो Q नॉट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई नई इनपुट जो है वो नहीं जाएगी। लैच जो है इसकी दो इनपुट्स होती हैं, बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। एट ईच लैच इनपुट अलाउ द लैच टू चेंज इट्स स्टेट्स। अब देखें दो इनपुट हैं और दो ही स्टेट्स हैं, तो वो कैसे बदलती हैं जरा पढ़िएगा। ए लैच हैज टू स्टेट्स, आउटपुट स्टेट Q एंड Q नॉट है। लैच इज सेट टू बी लॉजिक हाई स्टेट। लैच को हम लॉजिक हाई स्टेट कहेंगे। सुन लें, लॉजिक हाई स्टेट में होगा लैच जब Q, ये बहुत अहम, ये जो है ना ये 5-6 MCQs हैं एक किस्म के, यहाँ पे किसी भी तरीके से वो आपसे ये पूछ सकता है। लॉजिक हाई स्टेट क्या है? जब एक SR लैच के अंदर Q की वैल्यू 1 हो और Q नॉट की वैल्यू 0 हो तो हम इसे कहेंगे ये लॉजिक हाई स्टेट है। लॉजिक लो स्टेट क्या है? जब Q की वैल्यू आपके पास 0 होगी और Q बार की वैल्यू जो है वो 1 होगी। Q और Q बार क्या है? ये लैच की दो स्टेट्स हैं। When the latch is set to be certain state, जब इसे इन दोनों में से किसी स्टेट में सेट कर दिया जाता है, it retains that state, तो उस वक्त तक उसकी स्टेट बरकरार रहती है जब तक इनपुट को चेंज ना किया जाए। जब आप यूएसबी को उतार लेते हैं तो वो लैचेस जो उसके अंदर लगे हुए हैं वो जिस स्टेट में होते हैं वो उसी स्टेट में रहते हैं। समझ आ रही है? जब तक कि आप उसको ओवरराइट नहीं करते। तो सेट ए न्यू स्टेट। दस ए लैच इज ए मेमोरी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? उसको जहां पे छोड़ा वो वहीं पे टिका रहा। तो ऐसी चीज क्या होती है जो स्टोर हो जाती है? असल में वो एक मेमोरी एलिमेंट है जो इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। समझ आ गई जी लैच की? ठीक हो गया जी।
अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसका मतलब है यूएसबी जो है वो लैचेस से बनती है और जो मेमोरी है वो फ्लिप फ्लॉप से बनती है। मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप और लैचेस एक ही चीज है। आगे आगे आप जब पढ़ोगे ना, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स ये एक ही चीज है। अब आगे देखना जरा, जब आप पढ़ोगे ना, नैंड बेस्ड एस आर लैच, इन्हीं से मिलकर फ्लिप फ्लॉप और लैचेस बनते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक दूसरे की टाइप्स ही है, समझ लेना। ठीक है, लफ्ज यहाँ पे लहदा लहदा नहीं लिखा, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप ही लिखा हुआ है, और दोनों इसी से मिलकर बनती है। अब आप देखें जी, एस आर लैच ये इसकी पहली टाइप है। दूसरे ये अब इनकी टाइप्स है नैंड गेट बेस्ड एस आर, ऐसा एस आर सेट रीसेट लैच जो नैंड गेट की मदद से बना है। ऐसा एस आर लैच जो नॉर गेट की मदद से बना है। ठीक है, यानी ये दो इसकी इंप्लीमेंटेशन है। इलेक्ट्रॉनिक लाइफ के अंदर आप एस आर लैच को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नैंड गेट्स को मिलाकर भी। ये बात समझने वाली है, यानी आपको एमसीक्यूज के हवाले से आप जो है ना वो देख सकते हैं कि एस आर लैच की इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन नैंड से भी हो सकती है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो नॉर गेट से भी हो सकती है। ये दोनों गेट्स हैं। और अब जरा इसको देख लें, आपके पास दो इनपुट्स हैं एस और आर की, और दो ही आपके पास आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू नॉट की। दरमियान में क्या हो रहा है ये आपको याद करने की जरूरत कोई नहीं है। अनकनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, सेट एस आर इनपुट है, एस और आर से ये आपकी इनपुट्स हैं, क्यू और क्यू नॉट जो है ये आपकी स्टेट्स हैं जो उसने स्टोर करनी है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आप देखें, जो नॉर गेट है इसमें आर आपकी पहली इनपुट बन जाती है, एस आपकी जो है वो दूसरी इनपुट बन जाती है। लेकिन दोनों में फर्क है। जो आपकी नैंड है उसमें आपकी जो एस और आर है इसको आप इन्वर्ट करके इनपुट करेंगे। ठीक है, यानी उनकी इन्वर्जन जाएगी, एस कॉम्प्लीमेंट जाएगा और आर का भी कॉम्प्लीमेंट जाएगा। यही तो फर्क है दोनों में। ठीक है ना, और आउटपुट में कोई फर्क नहीं, आउटपुट तो वही रहेगी। लेकिन अगर आप नॉर के साथ इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो फिर एस पुट जो है वो उसी तरह रहेंगी। इनको हम जो है वो बार बनाकर नहीं देंगे, जो उसकी जेन्युइन इनपुट है वो की वही रहेगी। ठीक है, समझ आ गई ना ये दोनों में जो फर्क है नैंड गेट में और नॉर गेट में? क्लियर हो गया। नैंड गेट बेस्ड एस आर के अंदर आपकी जो इनपुट एस और आर है ये कॉम्प्लीमेंट होके जाएंगी जी। ठीक है, और जो हमारे पास यानी बार की सूरत में जाएंगी, और जो आपके पास नॉर गेट है उसके अंदर इनपुट जो है वो नॉर्मल आपकी जाएगी, उसमें आप कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इनपुट नहीं देंगे। एस बार और एस और आर आपकी इनपुट होगी जी। देखें जी, क्या नहीं समझ आई? देखें यहाँ पर जो इनपुट होगी वो इन्वर्शन, एस ने नहीं जाना, एस बार ने जाना। एस की वैल्यू 1 है तो एस की तरफ से 0 जाएगा, आर की वैल्यू 1 है तो आर की तरफ से भी 0 जाएगा। ये इसका मतलब है। यानी आपने नैंड बेस्ड में जो इनपुट्स हैं वो इन्वर्ट होके जाएंगी, उनके कंपोनेंट क्या उसे कहते थे, कंप्लीमेंट इनपुट उसकी जाएगी, और यहाँ पे उसकी एक्चुअल जो इनपुट होगी वो जाएगी। यही बात याद रखनी है आपने। और इसमें क्या है, पैरेलल डाटा ट्रांसफर यूजिंग टाइप्स नहीं यूज होती कहीं पे भी, कहीं यूज नहीं होती। सिर्फ दो मुख्तलिफ तरीके हैं इस सर्किट को बनाने के, यानी एस आर लैच को बनाने के। आउटपुट सेम रहती है, आउटपुट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, आउटपुट क्यू और क्यू बार ही रहेगी। ठीक है ना, बनाने के दो तरीके हैं, पीछे भी हम देख के आए कि बाज़ औक़ात एक सर्किट एंड से हम बनाते हैं, बाज़ औक़ात उसी सर्किट को हम नैंड से बनाते हैं। ये तो आपने एक आउटपुट जनरेट करनी है, अब आप उसके लिए कोई भी पुर्जा यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने एंड गेट को यूज की, नैंड गेट को यूज किया हुआ है, यहाँ पे नॉर गेट को यूज किया हुआ है। फंक्शन तो वही हो रहा है। ठीक है ना, फंक्शन तो स्टेट्स को स्टेबल करने का ही है। और इसी तरह जी आपके पास ये फ्लिप फ्लॉप की इकसाम है। डी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास होता है, और जे के फ्लिप फ्लॉप जो है ना ये हमारे पास होता है। ये दो बड़े ही मशहूर फ्लिप फ्लॉप हैं। जिस तरह लैचेस के अंदर है नैंड बेस्ड एस आर लैच है और नॉर बेस्ड एस आर लैच है। एक क्वेश्चन मेरे जहन में भी आ गया, इसको पहले गूगल करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं जी। और वो क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन लैचेस लैच
एंड फ्लिप फ्लॉप। ये देखते हैं ये डिफरेंस क्या है। द मेजर डिफरेंस फ्लिप फ्लॉप एंड लैच, फ्लिप फ्लॉप इज एन एज ट्रिगर्ड मेमोरी सर्किट है, while लैच इज अ लेवल ट्रिगर्ड टाइप है। ठीक है जी, ओके जी, ये भी देख लीजिएगा जी, ये कोई डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, लैच में और आपके पास फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ये भी डिजिटल मेमोरी सर्किट है, स्टोर ये 1 बिट को करता है। हाँ जी, ये 1 बिट को करता है फ्लिप फ्लॉप, 1 बिट का एक सर्किट। आप देख लें कि आपकी मेमोरी के अंदर कितनी बिट्स होती हैं और कितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। दे आर प्राइमरी ब्लॉक्स ऑफ मोस्ट सिक्वेंशियल सर्किट्स है। ये मैं लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ जी, ये आपने खुद पढ़ना है जी। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस वन। ये लिंक आ गया जी आपके पास। ठीक है जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस होगा आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये भी हमारे पास 2 किस्म के हैं जी। माइक्रो प्रोसेसर यूज मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। द मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप्स आर नोन एज रजिस्टर्स। अब आप देख लें आपके कंप्यूटर में जो रजिस्टर हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले को 1.5 महीने से, वो फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनते हैं। दीज रजिस्टर्स फॉर एग्जांपल कैन स्टोर डेटा जनरेटेड एट द आउटपुट ऑफ ALU। जब ALU कोई आउटपुट जनरेट करता है तो उस वक्त ये डाटा जो है वो अपने पास स्टोर करते हैं जी। तो एक रजिस्टर जो होता है ये सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है जो पैरेलल कनेक्ट किए होते हैं मल्टी बाइनरी रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है जी, और वो इस वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो ऐसे जो रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उन्हें हम डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है जी, यानी इकट्ठे लगे हुए हैं। अगर आपका 16 बिट रजिस्टर है तो 16 फ्लिप फ्लॉप इकट्ठे लगे हुए हैं। 32 बिट है तो 32 फ्लिप फ्लॉप पैरेलल लगे हुए हैं और वो पैरेलल डाटा को इनपुट और आउटपुट करते हैं ताकि मल्टी बिट इनपुट आउटपुट हो जाए। क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है ये 1 बिट मेमोरी है, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट है। ठीक है, तो जब पैरेलल यूज करेंगे तो वो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगे। एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप, widely used in digital circuits, its operation is similar to the SR flip flop except that JK flip flop does not have an invalid state। ठीक है जी, SR flip flop में invalid state भी होती है और JK में invalid state नहीं होती है। कहीं मिस हो गया नोट्स में SR flip flop डालना तो वो आप देख लीजिएगा कि SR flip flop में जिस तरह इनपुट और आउटपुट नहीं होती है, Q है और Q नॉट है, स्टेट्स हैं, तो इसी तरह उसके अंदर जो स्टेट्स की तादाद होगी वो इनवैलिड स्टेट भी उसके अंदर मौजूद होगी। SR फ्लिप फ्लॉप और ये इमेज है जी, ये देखें ये इसका टेबल है SR फ्लिप फ्लॉप का कि अगर S की वैल्यू 1 है, R की 0 है तो आपके पास Q1 और ये 0 होगा। तो स्टेट क्या बनती है, Q इज सेट टू 1, नो चेंज आएगी, Q इज सेट टू 1, नो चेंज आएगी, और अगर दोनों तरफ से 0 आ जाएगा तो इनवैलिड स्टेट में ये चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास SR फ्लिप फ्लॉप का टेबल है। S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0, तो आपके Q की वैल्यू 1 है और 0 है। इसका मतलब क्या है कि Q की वैल्यू को ये सेट करेगा, और अगर दोनों तरफ से 1 आएगा तो कोई चेंज नहीं आएगी, जो प्रीवियस चेंज थी वही रहेगी। ठीक है, और अगर 0-1 आ जाता है तो फिर ये Q नॉट की वैल्यू को सेट कर देगा, Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब दोनों तरफ से फिर 1 आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन दोनों तरफ से 0 आने की सूरत में आप देख सकते हैं कि इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा। ये डिफरेंस है SR और JK में। ठीक है, अगर हम इसकी जगह JK लिखते हैं तो JK के अंदर हमारे पास इनवैलिड स्टेट जो है वो नहीं है जी। यही उसने इसका फर्क बताया है जी कि इनवैलिड स्टेट जो है वो इसके अंदर नहीं है। ये देखें 1 2 3 4 स्टेट्स हैं, 0 को वो इनपुट लेता ही नहीं और ना ही वो इनवैलिड स्टेट के अंदर जाता है। ये डिफरेंस है आपके पास JR में। इनपुट और आउटपुट आप इनकी याद करेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट से मुराद 3 इनपुट्स हैं, एक J है और एक K है और एक क्लॉक है। और जो पिछला सर्किट हम देख रहे थे उसकी इनपुट्स कितनी है, आउटपुट्स तो SR लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स की हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि Q और Q नॉट ही के बराबर है। ठीक है जी, तो ये हमारा DLD का पोर्शन जो है वो खत्म हुआ जी। कल इंशाअल्लाह अज़ीज हम